जैसे अगर मान लो आपको आसमान में शुक्र का तारा दिख रहा है, वो चमकीला है, आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वह शुक्र का तारा है। अब ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि उसका ऑर्बिट कैसा है? जैसे एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष विज्ञान जो है वो प्लैनेट से एसोसिएट किया जाता है, जिसको इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में क्या रिलेशन है? इसीलिए हमने देखो स्टार्टिंग में क्या बात की थी कि ग्रह पिंड के रूप में अलग है और ग्रह देवता के रूप में अलग है। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका वीनस 5th हाउस में बैठा है, तो आपकी रिलेशनशिप इसलिए इजीली नहीं हो रहा है क्योंकि आप बहुत पर्टिकुलर हो, मुझे ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए, ऐसी नाक होनी चाहिए, ऐसी आँख होनी चाहिए, ऐसे बाल होने चाहिए, इसलिए उसका रिलेशनशिप नहीं हो रहे। एस्ट्रोलॉजी जो है ओवरऑल अगर देखा जाए तो नियतिवाद पर आधारित है कि मतलब सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है, बट इसीलिए आप छोटे छोटे चीजों में डिफरेंस क्रिएट किया। साहब जी हैं, उन्होंने टी.एन. राव जो फेमस एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने इंदिरा गांधी की डेथ प्रेडिक्ट करी थी। क्या बात कर। क्लासिकल डिक्टम एस्ट्रोलॉजी का कि जब भी शनि रोहिणी नक्षत्र से गोचर करते हैं तो अकाल पड़ता है। एस्ट्रोनॉमी में सैटर्न को ब्यूटीफुल प्लैनेट कहा जाता है सबसे, जितने प्लैनेट्स हैं, और यहाँ पे अगर देखो तो सबसे हॉरर प्लैनेट हो गया एक तरीके से शनि। तो आज की हमारी गेस्ट है निशांत माधव जी, जो पेशे से एक एस्ट्रोलॉजर हैं और पिछले 6 सालों में 10,000 से भी ज़्यादा कंसल्टेशंस कर चुके हैं, यानी कि इस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। हालांकि मेरे लिए टॉपिक बहुत नया था क्योंकि कभी सीरियसली नहीं लिया, इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, तो इसलिए हमने इसमें बेसिक से शुरुआत की और काफ़ी कुछ जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, एस्ट्रोलॉजी पे, एस्ट्रोनॉमी पे, कुछ पुरानी कहानियाँ किससे काफ़ी डिस्कस किया हमने इन सब पर, एंड साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने का प्रयास किया। तो ओवरऑल काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो आराम से बैठिए और ज्योतिष विज्ञान का लुत्फ़ उठाइए। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे उठाएंगे। तो ज्योतिष शास्त्र या एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? ओके, तो दिशांत, ज्योतिष जो है ना, बहुत सिंपल वे में कहें तो फ्यूचर टेलिंग की ही बात हो रही है। ओके। ठीक है, उसके अलावा अकेली फ्यूचर टेलिंग इसका पार्ट नहीं है। जैसे हर चीज के कुछ पार्ट्स होते हैं, तो फ्यूचर टेलिंग ज्योतिष का एक पार्ट है। ओके। ज्योतिष को त्रिस्कंध ज्योतिष कहा जाता है। उसके मतलब 3 भाग हैं और उससे पहले स्कंदी है। त्रिस्कंध। त्रिस्कंध। स्कंद मतलब उसके 3 लिम्स हैं श्योर। जहाँ पे वो कंप्लीट बनता है अपने आप में। ठीक है, अब सबसे पहले वेद जो है, वेद को भगवान बोला गया कि वेद पुरुष है ना। उसमें ज्योतिष जो है ना वो उनका नेत्र है। वेद के 6 अंग हैं, कल्प, निरुक्त, व्याकरण आदि। तो उसके अंदर ना ज्योतिष उनका नेत्र है। ज्योतिष को भगवान के नेत्र कहा गया। और नेत्र किस काम आते हैं? देखने के। अभी जो हो रहा है, आपको क्या डायरेक्शंस चाहिए और चीजें एक्चुअल में कैसी है, इसका ज्ञान लेने के लिए आपको ज्योतिष की सहायता की जरूरत पड़ती है। ओके। ठीक है, तो ज्योतिष के अंदर जो 3 स्कंद आते हैं, आपका होरा, आपका संहिता। संहिता। हाँ ये जो वेद का पार्ट है। हाँ, मतलब संहिता का मतलब उसमें थ्योरेटिकल नॉलेजेस है, नीति अनीति की बातें की गई है ना। तो संहिता, होरा और गणित, जिसे सिद्धांत भी कहा जाता है। जैसे आप वेल नोन एक बुक है, इसका नाम है सूर्य सिद्धांत, वराह मिहिर जी के द्वारा लिखी हुई। ओके। तो जो एस्ट्रोनॉमी का जो पार्ट है, इसमें कैलकुलेशंस है कि सनराइज कितने बजे होगा और एक्लिप्स कब कब कौन, जैसे हम देखते हैं ना कि हजारों सालों के एक्लिप्स की पूरी डिटेल दे दी गई है कि इस समय एक्लिप्स घटेगा। और ये साइंटिफिकली डिस्कवर होने से पहले, उससे पहले ओके, टेलीस्कोप भी डिस्कवर हुआ, उससे पहले से है ये हिसाब, है ना। नहीं ऐसे कहते ना उस टाइम पे नेकेड आई से भी दिखा करते थे कुछ पहले 4 प्लैनेट्स। क्या ना, आप आकाश में तारों की मूवमेंट और इन सबको देखते थे। बट ये भी उतना ही सच है कि आप उनको, आंखों की एक सीमा है, उस सीमा से ज्यादा व्यू नहीं कर सकते। जैसे अगर मान लो आपको आसमान में शुक्र का तारा दिख रहा है, वो चमकीला है, आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वह शुक्र का तारा है। अब ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि उसका ऑर्बिट कैसा है? करेक्ट। तो जो कॉन्सेप्ट है वो है दिव्य दृष्टि का। तो जो ऋषि होते थे उनके पास दिव्य दृष्टि होती थी। ओके। आपको महाभारत से जब संजय का कॉन्सेप्ट याद होगा। उसके अलावा गीता जब अर्जुन को दी भगवान ने,
अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, उस समय पे अर्जुन को उन्होंने क्या कहा जब विराट स्वरूप दिखाना था अपना, कि हे अर्जुन, तू अपने इन लौकिक नेत्रों से मेरे उस दिव्य रूप का दर्शन नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, तो इनसे फिर देख। करेक्ट, हाँ। और वो संजय ने भी देखा था ना, क्योंकि संजय को वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी, हाँ करेक्ट। और उन्होंने ऑफर किया था धृतराष्ट्र को भी, बट उन्होंने कहा कि मैं तो क्या ही करूंगा, आप इनको ही दे दो। ये जो ये युद्ध हो रहा है उसको देख पाए, इसको क्या, क्योंकि वो धर्म और अधर्म के बीच था, ठीक है। तो ज्योतिष में जो प्रिडिक्शन का जो पार्ट है वो हो रहा है, इसलिए जो ज्योतिष की बुक है उनके नाम ऐसे हैं, होरासार। होरासार, होरासार लिखी है पृथ्वीयश वराहमिहिर जी के बेटे ने। ओके। एंड एक बुक है बृहत पराशर होरा शास्त्र, जिसको मतलब सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट माना जाता है एस्ट्रोलॉजी के लिए, ठीक है। तो प्रिडिक्शन और एस्ट्रोनॉमिकल जो इवेंट्स हो रहे हैं उनकी कैलकुलेशंस, दोनों के लिए ज्योतिष की जरूरत है। जैसे अगर आम बातचीत में बात करें, लाइफ स्टाइल में, जीवन में, तो एक आम आदमी का ज्योतिष से जो पाला पड़ता है पहली बार अगर देखा जाए तो जन्म के टाइम पे सबसे पहले होता है, फिर उसके बाद विवाह के टाइम पे, मतलब बेसिकली उस समय पर जब उसकी लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने की बात आती है। हाँ, क्योंकि देखो अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और ऐड करूंगा, पंचतत्वों का। जो 5 एलिमेंट्स हैं उसमें ज्योतिष का जो एलिमेंट है वो फायर एलिमेंट है। ओके, डन। क्यों? क्योंकि अग्नि जो है उसका जो गुण है वो रूप है। रूप का अर्थ है कि उससे हम देख पाते हैं, जैसे अभी यहाँ पे लाइट्स लगी हैं, ये क्या है, अग्नि का एक फॉर्म है, ठीक है। सूर्य अपने आप में अग्नि का सबसे बड़ा फॉर्म है, करेक्ट, बिल्कुल। उस अब जैसे वो सनसेट हो जाता है तो सब कुछ अनविजिबल हो जाता है, हमें दूसरी तरह की लाइट्स की जरूरत पड़ती है ताकि हम चीजें देख पाए। आंखों में अब हमें जो भी दिख रहा है, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो, केवल लाइट के कारण। करेक्ट, ये लाइट का रिफ्लेक्शन है, इसीलिए अग्नि से एसोसिएट करते इसलिए अग्नि से हैं। ज्योतिष ऑल्सो कहा गया कि नेत्र है। हाँ, नेत्र का जो गुण है वो देखना है, उसका जो कर्म है, तो उसका जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। और इसीलिए किसी के भी चार्ट में जब अग्नि तत्व के 2 ग्रह मंगल और सूर्य कमजोर हो जाते हैं तो उसका देखने की क्षमता में कमी आ जाती है। तो मुझे ये जानना था कि जैसे एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष विज्ञान जो है वो प्लैनेट से एसोसिएट किया जाता है, जिसको इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, तो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में क्या रिलेशन है आपस में? प्लैनेट्स जो बॉडी है, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी जिसे हम कह रहे हैं, उनको पिंड कहा गया, ठीक है। पिंड मतलब कि एक बॉडी है, जैसे ये शरीर हमारा पिंड है, बट हम शरीर नहीं है। इसी तरह वो जो ग्रह हैं वो, ठीक है, कुछ रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और उनसे हमें कुछ पता चल रहा है, बट वो ग्रह एक्चुअल में वो ग्रह देवता नहीं है। ओके, ठीक है। मान लो कि हम बृहस्पति ग्रह की बात कर रहे हैं जो हमारे सौरमंडल में घूम रहा है, वो देवगुरु बृहस्पति नहीं है जो इंद्र की सभा में देवगुरु बन के बैठे हुए हैं। ओके, अच्छा, ये अलग डिफरेंस है, ये अलग है। उनका अधिकार क्षेत्र वहां पर है, ठीक है। इसीलिए आप देखो ना कि हम ग्रह की बात करते हैं, हम चंद्रमा को भी ग्रह कह देते हैं, जबकि हम मॉडर्न साइंस के अंदर मून को सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। क्योंकि मून सन का चक्कर नहीं लगा रहा, मून अर्थ का चक्कर लगा रहा है, बाकी सारे प्लेनेट सन का चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ जो देखने की दृष्टि का जो अंतर पड़ता है ना, वो पड़ता है जियोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू और हेलिसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू का। ओके, जब जियोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो आपको दिखता है कि सब कुछ अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है, बट हेलिसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो आपको पता चलता है नहीं, रियलिटी तो कुछ हो रहा है। हेलिसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप वो मान लो स्पेस से देख रहे हो, तब आपको पता चलेगा नहीं है, मून जो है वो अर्थ के इधर उधर घूम रहा है और अर्थ सन के इधर उधर घूम रही है, वो हेलिसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो ज्योतिष में जियोसेंट्रिक और हेलिसेंट्रिक के हिसाब से कुछ चीजें बदल जाती है। जैसे ज्योतिष का जो मूल सिद्धांत है वो कर्म और पुनर्जन्म, कि आपको जो आप कुंडली अध्ययन कर रहे हो किसी व्यक्ति का, तो वो इसलिए आप कर रहे हो क्योंकि उसके आप जैसे जन्म के समय उसको कुंडली मिली, करेक्ट,
तो वो प्रीवियस बर्थ में क्या कर्मास करके आया है, ओके, उसके रिजल्ट वो कुंडली के थ्रू आप स्टडी कर रहे होते हो। मतलब एस्ट्रोलॉजी का जो दायरा है वो मेनली प्रिडिक्शंस तक है, ये हम ऐसे जनरलाइज कर सकते हैं। हाँ, मेनली जनरली इन जनरल आप प्रिडिक्शंस की तक है, तो ये कहना कि ना उसमें लेवल्स आप ऊपर उठाते हो। हाँ, जैसे हर चीज सबके लिए नहीं होती, तो जन सामान्य के लिए वो प्रिडिक्शंस की बात है। तो वैसे ये कहना कितना सही है कि अगर प्रिडिक्शन तक ही सीमित है कि एस्ट्रोलॉजी जो है ओवरऑल अगर देखा जाए तो नियतिवाद पर आधारित है, कि मतलब सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है, बट इसीलिए आप छोटे छोटे चीजों में डिफरेंस क्रिएट करती है डेस्टिनी एंड फ्री विल में। ओके, कुछ जैसे चीजें आपकी डेस्टिनी है, हाँ, कुछ चीजें आपकी फ्री विल है। जैसे जैसे आपको कोई डिजीज हो रही है, वो आपकी डेस्टिनी नहीं है, ओके, वो आपकी फ्री विल है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप क्या इनटेक कर रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। ठीक है, हमने इसीलिए हमारे शास्त्रों के अंदर योग का फॉर्मेट आया हाँ, ठीक कि है, आप योग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा अपने शरीर को निरोग रख सकते हो। इवन आप शत आयु या शत आयु से भी अधिक आयु तक जीवन जी सकते हो। ओके, ऐसे कई योगी हुए हैं जिनकी, जैसे एक योगी हैं देवरहा बाबा, उनकी आयु का आज भी कोई एग्जैक्ट नहीं पता कि कितनी उनकी आयु थी। ओके, अब क्या थे ये अभी रिसेंट के ही रहे, और वृंदावन में इनकी समाधि है। और देवरा बाबा के पास जैसे कई, जैसे राजीव गांधी गए, ओके, इंदिरा गांधी गई। मतलब इतने फेमस थे। हाँ, बहुत बहुत उनका नाम था, आज भी उनका उतना ही नाम है। क्योंकि जो जगह है ना देवरा, तो वो जगह उन्हीं से एसोसिएटेड है। अच्छा, जो देवड़ा जगह है। हाँ, ओके, ओके, तो देवरा बाबा क्या हमेशा एक मचान पे रहते थे। तो योगी इस जो फ्री विल की बात है वो ये है ओके, कि आप योगिक लाइफस्टाइल के अंदर अपने बॉडी को डिटॉक्स कैसे करना है, अपनी बॉडी को हेल्दी कैसे रखना है, उसको सीखते हो। ये आपकी फ्री विल है, ये डेस्टिनी नहीं है। क्योंकि हमारे और हाथ में डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी ये है कि आप किस फैमिली में पैदा हो गए, आप उसको नहीं चेंज कर सकते, करेक्ट, वो डेस्टिनी है। तो चतुर्वेद पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष, इनको पुरुषार्थ कहा गया कि आप अपने एफर्ट्स के द्वारा इनको अर्जित कर सकते हो। ओके, और जो चेंज नहीं कर सकते वो हमारे हाथ, जैसे आपने बताया। वो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में आप एक चार्ट देखते हो ना, उसमें 12 हाउसेस है। कुछ हाउसेस फ्री विल के हैं, ओके, जिन्हें उपच्य हाउसेस कहते हैं, ओ और कुछ हाउसेस जो फिक्स हैं, जिनमें कुछ चेंज नहीं होता, वो आपकी डेस्टिनी है। अच्छा, इसमें मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करें या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, ये कितना काम करता है? क्योंकि अगर एस्ट्रोलॉजी नियतिवाद पर आधारित है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से तो मैं वो चीज़ मांग रहा हूँ जो शायद मेरी नियति में नहीं है, तो वो मिलेगी? ऐसा होता है? देखो अब होता क्या है ना, आपको बचपन में याद आएगा कि आपने रामायण देखी या कुछ भी देखा, सब में एक होता है कि राक्षस तप कर रहे हैं, करेक्ट, और तब क्या कर रहे हैं? कुछ मांगने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, तब यहाँ पे बात आती है पुरुषार्थ की। ओके, ये पुरुषार्थ, क्योंकि जब आप डिजायर कोई कमिट कर रहे हो ना, कि मेरी ये डिजायर है, वो उपच्य भावों में आ जाती है फ्री विल में। ओके, 11th हाउस है, हाउस ऑफ डिजायर है, वो एक उपच्य भाव है, अच्छा, वो वहाँ जाती है। वो वहां जाते हैं। तो आपकी जो भी डिजायर है वो आप फुलफिल कर सकते हो हम्म, ज्योतिष के अनुसार। जैसे मान लो किसी की नियति में कोई चीज़ नहीं है, जैसे वो किस घर में पैदा होगा ये उसके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर वो चाहे कि अपने कर्मों से जो है अपना जो वर्ण बढ़ा सके, जैसे ज्ञान अर्जित कर सके, तो वो उसके हाथ में, क्योंकि वो उसका कर्म है। बिल्कुल। ओके, ऑल्सो जो कर्म का भाव है ना, दशम भाव, वो फ्री विल का हाउस है। वो फ्री विल का हाउस है। बिल्कुल। ओके, तीसरा भाव, छठा भाव, ओके, 10वां भाव और 11वां भाव। ओके। अच्छा, प्रेडिक्शंस पर वापस आते हैं, मैं ये जानना चाह रहा था कि प्रेडिक्शंस का सक्सेस रेट क्या रहता है? अगर इन जनरल करके कुछ बताया जा सके तो? देखो, या ये एस्ट्रोलॉजर टू एस्ट्रोलॉजर डिपेंड करता है? हाँ दिशांत, इसके अंदर देखो, जब हमने बात की कि एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत टाइम सेंसिटिव टूल है, हुँ, क्योंकि इन जनरल क्या होता है, अगर किसी एस्ट्रोलॉजर की कोई प्रेडिक्शन फेल हो गई है, ओके, ठीक है, तो सामने वाला क्या है ना, सारे एस्ट्रोलॉजर्स को एक ही पैरामीटर में खड़ा कर देता है।
करेक्ट, ये तो है, ये क्यों? बात सही। क्योंकि उसके मन को एक तरह की ठेस पहुंची कि वो विश्वास करके गया था, उसका विश्वास फलीभूत नहीं हुआ। बट समटाइम्स क्या होता है कि कई बार आपकी चीजें, कुछ चीजें आपकी डेस्टिनी में नहीं होती, तो होता क्या है ना, आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता, या कुछ दोषाज ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में, जैसे आपकी लाइफ में गुरु के दोष है। और गुरु के दोष किनको लगते हैं? जो अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, ओके। या प्रीवियस लाइफ में अपने गुरु को चीट किया होता है, और इस लाइफ में भी बहुत सारा नॉलेज वो पायरेटेड फॉर्म्स के अंदर अर्जित करते हैं। कहने का अर्थ है कि वो रिस्पेक्ट नहीं शो कर रहे वहां पे, ओके। जो एक रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए, तो उनकी लाइफ में गुरु के दोष लग जाते हैं। और जो देव गुरु हैं वो गाइडेंस के कारक हैं, तो उनकी जीवन में एक तो ये फैक्टर है। दूसरा जो मेन फैक्टर है कि अगर आपका टाइम, क्योंकि आपको तो पता नहीं ना आपका टाइम क्या था, करेक्ट। आपको तो बताया गया ना, वो टाइम यदि गलत है, या उसमें कुछ बड़ी टाइम की बात कर रहे हो? बर्थ टाइम है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड जो आपका है, जो प्लेस ऑफ बर्थ है आपका, आपका डेट ऑफ बर्थ एंड आपका टाइम ऑफ बर्थ, ये तीन चीजें हैं जो आपका चार्ट बिल्ड करती है। क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि ईस्टर्न हॉरिजॉन में किस टाइम पे कौन सा साइन राइज कर रहा था, और उसकी भी कौन सा पोर्शन राइज कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, आपका बर्थ एक तिथि में हुआ, बट आपका बर्थ एक तिथि में नहीं हुआ, आपका बर्थ उस तिथि के किसी पोर्शन में हुआ, ओके। क्योंकि तिथि की लेंथ तो 12 डिग्री है, पूरी होल डे की है, उसी किसी एक पोर्शन में हुआ, इसलिए डे बर्थ है, नाइट बर्थ है, उससे चीजें वेरिएट कर जाती है, ओके। दशास वेरिएट कर जाती है। साइज इन्फॉर्मेशन। एस्ट्रोलॉजी, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वो बहुत प्रिसाइज और टाइम सेंसिटिव टूल है। ओके। इसीलिए जो एक गुड एस्ट्रोलॉजर होता है वो सबसे डायरेक्टली कोई चार्ट देखते ही प्रिडिक्शन करना नहीं स्टार्ट करता। वो उस व्यक्ति को, चार्ट को देखेगा, उसकी दशाओं का एनालिसिस करेगा, उस पर कुछ प्रिडिक्शंस करेगा, उसे डाउट होगा कि प्रिडिक्शंस मैच नहीं कर रहे, देन वो फिर उस पर BTR यानी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करेगा। और उसका प्रोसेस क्या होता है कि आपकी लाइफ के रिसेंट के कुछ इवेंट जो आपको अप टू द डेट याद हो, वो लेके उनको जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग की जाती है ना, वैसे दशास में मैच किया जाता है। ठीक है, हम कितना वेरिएशन आ रहा है टाइम का। ओके। देखिए, अगर हम विंशोत्तरी दशा की बात करें तो यदि 1 मिनट का टाइम ऊपर नीचे हो तो उसमें करीब करीब 20 से 25 दिन का वेरिएशन आ जाता है इवेंट के घटित होने में। 1 मिनट से? ये विंशोत्तरी दशा है। ओके। और यदि हम काल चक्र दशा की बात करें तो 5 से 6 महीने का वेरिएशन आ जाता है। हाँ। तो एस्ट्रोलॉजी बहुत टाइम सेंसिटिव टूल है। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि अगर किसी की प्रिडिक्शन गलत बैठ गई तो उसने इतना एक्यूरेसी में नहीं गया होगा बंदा। हाँ, हो सकता है कि सामने वाले का टाइम गलत हो, ओके। उसके बाद आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो गलत हो। मतलब जनरलाइज सबके लिए करने की जरूरत नहीं है। जैसे एस्ट्रोलॉजी बहुत पुरानी विद्या है, ज्योतिष विज्ञान बहुत पुराना है, तो क्या पास्ट के कोई ऐसे राजा बता सकते हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर, और जिस राजा के वो एडवाइजर रहे हो? बहुत सारे राजा हैं, लगभग जितने राजा थे सबने अपने कोई एस्ट्रोलॉजर। कोई फेमस एस्ट्रोलॉजर फेमस एस्ट्रोलॉजर का या उसके राजा के साथ कोई किस्सा? नहीं, ऐसा जैसे मेरे को ध्यान में हिस्सा, बट लेकिन ऐसे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हैं या और भी जैसे चाणक्य एस्ट्रोलॉजर तो नहीं थे? चाणक्य को ज्योतिष का ज्ञान था। हाँ, इसीलिए तो आप देखो ना, चंद्रगुप्त को उन्होंने पहचाना कैसे था, उन्होंने पाँव के चिन्ह देख के पहचाना था, इसमें राज लक्षण है। उस टाइम पे तो बहुत छोटा था चंद्रगुप्त। हाँ, तो उन्होंने उस समय देख लिया था कि इसमें ना राजा बनने की योग्यता है, तो उन्होंने अपने पुरुषार्थ से उसको राजा बनने की तरफ लेके गए। तो जितने एडवाइजर्स होते थे राजा के या जो आचार्य होते थे उनके पास ये मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होता था। इवन अकबर से भी अपने राज्य में ज्योतिषों को अपने दरबार में रखा हुआ था, और वो एडवाइस मानते थे, उनकी डिसीजन लेते थे। बिल्कुल मानते थे। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग। तुलसीदास बहुत बड़े ज्योतिष के प्रकांड आचार्य थे। अच्छा, ऐसा कुछ उन्होंने प्रेडिक्ट किया? उनके मतलब अपनी लाइफ की कुछ घटनाएं हैं, जैसे एक बार वो कहीं पे ट्रेवल कर रहे थे और बीच में कुछ मुगलों ने उन्हें रोक लिया, तो वो एक कुछ आर्गुमेंट हुआ उनका, और वो मुगल उनको मारने के लिए रेडी हो गए कि मैं तुम्हारा अभी इसी समय तलवार से धड़ अलग कर दूंगा। तो वो कहते तुम कर ही नहीं पाओगे, अभी मेरी डेस्टिनी में मरना नहीं और तुम्हारे हाथ से मरना तो बिल्कुल नहीं। ओके। तो वो कह रहा है अभी देखते हैं तुम्हारी डेस्टिनी कितनी काम करती है।
उसने तलवार निकाली और उनका गले पे जैसे ही रखने वाला था इतने में उसे हार्ट अटैक आया और वो वहीं पे गिर गया। तो जैसे अभी हम देखते हैं मूवीज वगैरह की गन नहीं चली, वो भी एक तरीके से माना जा सकता है। कुछ भी जो आपकी डेस्टिनी में नहीं है, अब जैसे आपकी डेथ एक प्री डेस्टाइन्ड चीज है। जो जन्म के साथ ही निर्धारित हो जाती है। हाँ, ब्यूटीफुल है कॉन्सेप्ट ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। कि इंसान अपनी मृत्यु का कारण और समय लेकर आता है। जब ये जब पता लगाया जा सकता है पहले, ये पहले पता लगाया जा सकता है हाँ, कि क्या कारण रहेगा। बिल्कुल इजीली। ये पॉसिबल है। हाँ, ज्योतिष में पॉसिबल है। वाह। बट ज्योतिष के अंदर भी क्या है ना, ये चीज है कि मृत्यु कैसे होगी, कहाँ होगी और कब होगी, उसका आयु निर्धारण ये बताना प्रोहिबिटेड है। ऑब्वियसली बंदा डर जाएगा। और डर भी जाएगा, साथ में बताने वाले को भी दोष लगते हैं। ओके। जैसे अगर ज्योतिष है कोई, हम जनरली कोई चीज पढ़ रहे हैं या कास्ट कर रहे हैं, वो एक अलग बात होती है। बट जब हम ज्योतिष किसी को उसके जीवन की घटनाएं बता रहा है, प्रिडिक्शंस दे रहा है, एडवाइसेस दे रहा है, तो उसमें ना उस ज्योतिष का अपना बहुत पुण्य और तप जाता है। ओके। ज्योतिष का सिद्धांत है भवत भावम का सिद्धांत, कि कोई भाव कितने भाव से कितनी दूरी पर है, वो उसके रिजल्ट को वेरी करता है। ओके। तो 12वां भाव जो व्यय का है, और तो यानी वो हर भाव से 12वां भाव उसका व्यय गिनाएगा। तो 9वां भाव जो गाइडेंस है ना, कि आप किसी को गाइडेंस दे रहे हो, उससे 12वां जो भाव है ज्योतिष का है, ओके। एस्ट्रोलॉजी का है, जिसे पराविद्या का अष्टम भाव कहते हैं, पराविद्याओं का भाव है। तो पराविद्या के थ्रू आप उसे एक्टिवली कोई एडवाइस दे रहे हो, तो आप अपने भाग्य का, अपने तप का एक पोर्शन उसमें यूज कर रहे हो। हर चीज के लिए करेंसी लगती है ना, एग्जैक्टली। तो इसके लिए ये करेंसी है कि एस्ट्रोलॉजर का अपना तप जाता है। पुण्य मान के चलेंगे, जो पुण्य आपने अर्जित करे वो यूज हो जाएंगे। हाँ। ओके। वैसे कोई ऐसा एग्जांपल है कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट करी हो किसी की डेथ और वो सही निकली हो? बहुत सारे एग्जाम्पल, कोई कहानी सुनो। जैसे जैसे उनका के.एन. राव साहब जी हैं, उन्होंने के.एन. राव जो फेमस एस्ट्रोलॉजर। कि उन्होंने इंदिरा गांधी की डेथ प्रेडिक्ट करी थी। क्या बात कर रहे हो? ये ऑन रिकॉर्ड है? ऑन रिकॉर्ड है। उस समय वो सर्विसेज के अंदर थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में थे। उसके बाद उनको काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि एक तो प्राइम मिनिस्टर की डेथ के बारे में प्रेडिक्ट किया, ऊपर से वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में थे, तो उनके ऊपर पीछे हमेशा सीबीआई या कोई ना कोई लगा ही रहता था, वो कहीं इसका कहीं और उससे लिंक तो नहीं है डेथ से। हाँ भाई, कि उसको कैसे पता ये चीज है, मतलब एग्जैक्ट प्रेडिक्ट। एक ही बुक है, योगीज डेस्टिनी एंड द व्हील ऑफ टाइम, ओके। उसके अंदर ये किस्सा मेंशन्ड है। और ये चीज ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने प्रेडिक्ट कर दी थी उनकी डेथ। हाँ, कैसे उनका मर्डर होगा। एक वायलेंट डेथ होगी उनकी बहुत। इवन अब देखो ना, इंदिरा गांधी की फैमिली में पैटर्न कैसा है, वायलेंट डेथ का पैटर्न है। अरे करेक्ट। स्टार्टिंग से ये तो इंदिरा गांधी के साथ भी है, राजीव गांधी के साथ भी है। क्यों है? क्योंकि उसके कहीं ना कहीं जब जैसे चेन होती है ना, चेन रिएक्शन जिसे हम कहते हैं, कर्मास में एक चेन रिएक्शन की तरह चल रहे हैं। ओके। जब तक उसको इंटरप्ट नहीं किया जाएगा ना, उसको करेक्ट नहीं किया जाएगा, आपका जो बर्थ एंड रीबर्थ बार बार हो रहा है, आपके किसी पेंडिंग कर्मा को सॉल्व करने के लिए हो रहा है। ओके। जब तक आप उसे सॉल्व नहीं कर लोगे, तब तक आप इस साइकिल से, जन्म मरण का साइकिल है, उससे ट्रांसेंड नहीं होगे। जो ऋण का कॉन्सेप्ट कहते हैं कि आपका ऋण भी है। तो जैसे ये जैसे गांधी फैमिली की अगर हम बात करें और बाकी किसी हाई प्रोफाइल लोगों की बात करें, तो आज के समय में क्या लोग ऐसे हैं, हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन हो गए, एक्ट्रेसेस हो गई, जो एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं और उनके बेसिस पर अपना डिसीजन लगभग सारे। एग्जाम्पल तो ऐसे कॉन्फिडेंशियल हो जाएंगे, बट जितने भी बड़े आप देखोगे, त्यों बच्चे हैं, अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन मानते हैं, डेफिनेटली बनते हैं। और कोई नेता जैसे? नेता तो लगभग सारे हैं। सारे? हाँ, चाहे किसी पार्टी के हो। हाँ, तो वो देखते हैं कि जो अब जैसे मान लो अभी चुनाव आएंगे या प्रीवियस जो चुनाव गए, उनके रिजल्ट कैसे रहे होंगे। इवन एक बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, उनका एक कोट है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो बहुत बड़ा टूल है आदमी को मिलेनियर बनाने के लिए। हालांकि उससे इस तरह नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप एग्जैक्टली चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हो। ओके। कब मार्केट बुलिश होगा, मतलब मार्केट, इलेक्शन रिजल्ट्स। हाँ, ये होता है। मतलब ज्योतिष के अंदर एक चक्र है, जैसे कुंडलियां होती है ना, तो ज्योतिष में ना वेरियस टाइप के
चक्र बनते हैं प्रिडिक्शंस के लिए। ओके। वैदिक ज्योतिष जो है बेसिकली नक्षत्र बेस है, तो उसमें एक चक्र होता है, उसका नाम है सर्वतोभद्र चक्र। सर्वतोभद्र। सर्वतोभद्र का अर्थ है कि सब सर्वतोभद्र, यानी हर चीज के लिए मंगल बताने वाला, शुभ अशुभ बताने वाला। तो उसके अंदर क्या है ना, नाम के अनुसार जैसे उसको क्लासिकली यूज किया जाता था, जैसे चांदी है, सोना है, उसके रेट कब ऊपर नीचे होंगे ओके। वो बताने के लिए। कब की बात है, मतलब कौन से समय की? पहले की चीजें हैं ये, उसमें जैसे आपके जियोलॉजिकल जितने इवेंट होते हैं, आपको क्लैमिटीज जितनी आती है, उसको बताने के लिए कूर्म चक्र का यूज होता है। कूर्म मीन्स कछुआ, हाँ करेक्ट, कूर्म अवतार भी था। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि कछुआ जो है वो शनि, जो नव ग्रह हैं, उनका कोई ना कोई विष्णु जी के अवतार से लिंक है। ओके। तो कूर्म का जो अवतार है वो शनि देव से कनेक्टेड होता है, क्योंकि शनि क्या है ना, प्रेशर बियरर है, आपकी लाइफ में प्रेशर क्रिएट करने का और एक्सेसिव प्रेशर होल्ड करने का काम शनि का है। ओके। आपकी कुंडली के जिस भाव में शनि बैठा होता है, डेफिनेटली वो भाव आपकी लाइफ में आप प्रेशराइज फील करते हो। जिस भाग में बैठा होता है, जैसे जिस एग्जांपल। भी भाव में, फॉर एग्जांपल आपका फोर्थ जो हाउस है, जो आपकी ग्रोइंग एज को शो करता है, ओके। वो ये बताता है कि आपका जो चाइल्डहुड है वो बिल्कुल अच्छा नहीं गया, बहुत प्रेशर में गया, अगर चतुर्थ भाव में शनि बैठे हों। पंचम भाव आपकी विद्या का भाव है, ये बताता है कि स्कूल का जो पीरियड था वो अच्छा नहीं गया, वो अब्यूसिव गया आपका। मतलब इतना प्रिसाइसली बताया जा सकता है? ये तो मतलब एक ऊपर ऊपर की बात है, प्रिसाइसली ये बता सकते हो ठीक है कि इस एज में ये इवेंट हुआ था। और जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमा काफी पर्सनल होता है, लोग शेयर नहीं करते। आप जैसे मेरे को रिसेंट की प्रेडिक्शन याद है कि देखो, आप किसी फीमेल को ये प्रेडिक्शन दोगे तो वो एक आप कह सकते हो ठीक है भाई, आपने अंदाजा लगा लिया है कुछ है। एक मेल है और उनको मैंने प्रेडिक्शन दी थी, ठीक है, इस पर्टिकुलर एज में फैमिली इवेंट के अंदर, ओके। फैमिली में गैदरिंग थी, ये टाइम पीरियड था, और आपके साथ ना किसी फैमिली रिलेटेड ने मोलेस्टेशन किया आपको, and मेल के साथ? हाँ, तो वो था कम से कम 28-29 की एज है। ओके। थोड़ी देर रुके, कहते हैं हाँ हुआ था। तो मतलब चीजें आप एनालिसिस के ऊपर है कि इतना प्रिसाइजली प्रिडिक्ट कर सकते हो आप। वैसे मजा आता हो है कि लोग ये सीक्रेट्स निकाल पा रहे हो आप। सीक्रेट देखो हम इसलिए नहीं निकाले ना कि हम उन्हें मैनिपुलेट करें, हम उनको क्योर करने के लिए निकाले। भाई है ना कि अगर भगवान ने विद्या दी है तो उसका उपयोग कैसे किया जाए। हाँ, नहीं तो आप डर का बिजनेस है, जितना मर्जी डरा के कमा लो। बिल्कुल बिल्कुल, टोटली एग्री। अच्छा, जैसे हिंदू धर्म की बात करें तो वहाँ पे आपके पास एस्ट्रोलॉजी है, ऐसे बाकी रिलीजन्स के पास भी ऐसी कुछ, हाँ सेम, वो इसी तरीके से काम करती हैं? सेलेस्टियल मूवमेंट तो लगभग सबका सेम है ना, ओके। तो सबने अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ ऑब्जर्व किया। ओके। जैसे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वो केवल सन के ऊपर बेस्ड है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी केवल सन पे? तो वो तभी तो वो कहता है ना ठीक है आपका इस मंथ में जन्म हुआ है, तो ओके। आपका ये वाला ज़ोडिएक साइन है। ओके। वो बेसिकली सन साइन की बात कर रहा है, जो 15 to 15 जो सन का ट्रांजिट होता है, उसके पीरियड में जो बर्थ होते हैं उसके हिसाब से वो बात करता है। जैसे अराउंड दिसंबर आपका बर्थ हुआ है, तो आपका या तो सेजिटेरियस साइन रहेगा या कैप्रिकॉर्न साइन रहेगा। लेट दिसंबर में है तो कैप्रिकॉर्न साइन रहेगा, सॉरी सेजिटेरियस रहेगा। ओके। वेस्ट की ऐसी कोई फेमस एस्ट्रोलॉजर है, बहुत फेमस? नास्ट्रेदामस, ओके। आप सबकी उन्होंने भविष्यवाणियां सुनी है ओके। ओके। कि नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणियां है, ये है। जैसे अभी कुछ बताना जो उन्होंने फेमस प्रेडिक्ट किया हो। फेमस ऐसे एग्जैक्टली प्रिसाइजली मेरे को प्रेडिक्शन याद नहीं है, बट उनका कई सारी प्रेडिक्शन बहुत फेमस हुई कि ये वाली लेडी का ऐसे आना, या ऐसे गवर्नमेंट में मूवमेंट्स होना, हिटलर के मूवमेंट के प्रेडिक्शंस होना। अच्छा, ये किया था उन्होंने? हाँ, एंड जो क्लासिकल इंडिया में कई एस्ट्रोलॉजर जैसे अभी जो बात चल रही है कि आने वाले कुछ साल बहुत खराब जाएंगे, इसकी प्रेडिक्शंस ऑल्सो बहुत पहले अच्युतानंद एक एस्ट्रोलॉजर रहे उड़ीसा के। कितनी पहले? ये लगभग रहे होंगे, देखो टाइम फ्रेम का आइडिया नहीं है, उसमें देखना पड़ेगा मेरे को, मतलब 300 साल 400 साल ऐसे रफली अंदाजा हो? रफली। तो अच्युतानंद जी रहे, उन्होंने अपनी बुक के अंदर मेंशन किया ये चीज। जैसे आज की डेट में तो प्रेडिक्ट करना आसान है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, सबको पता आगे चल के सी लेवल राइज होगा, कई सारी कंट्रीज डूब जाएंगी, बट इतनी पहले ये चीज बता पाना।
तो ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर रहे जिन्होंने बड़ी बड़ी अभी जैसे आबू धाबी इनमें एक है कि कीरो का नाम सबने सुना है। ओके कीरो कैसे फेमस हुए थे कि एक रास्ते से वो गुजर रहे थे और एक मॉडल का ना बड़ा सा पोर्ट्रेट लगा हुआ था, तो उन्होंने उसकी हाथ की कुछ रेखाएं उसमें विजिबल हो रही थी, उसे देख के प्रेडिक्ट किया कि ठीक है इतने दिन में इसकी डेथ हो जाएगी। सिर्फ हाथ देख के। हाँ, ओके फिर तो उसके बाद वो फेमस हो गए इतना। ये सच हुई ये कीरो तो prediction? हाँ डेफिनेटली सच हो, और कीरो तो बहुत बड़ा नाम है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि तुक्का लग गया। नहीं तुक्का नहीं, कीरो की बहुत प्रिडिक्शन, तब मेरे को लिस्ट देखनी पड़ेगी कि क्या क्या प्रिडिक्शंस उन्होंने कैसे की। उनकी बहुत प्रिडिक्शन सक्सेसफुल हुई। इवन पामिस्ट्री की जितनी आप बुक्स पढ़ते हो उसमें मेजर सारे कीरो की ही है। ओके अच्छा पामिस्ट्री में कोई ऐसा इवेंट है जो अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रिडिक्ट किया हो जिसका आउटकम सेम आया हो? ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर ऐसा हुआ। वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 हाँ, बीवी रमन साहब बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने प्रिडिक्ट की थी, और उससे पहले के भी कई एस्ट्रोलॉजर्स ने उसके आसपास के मतलब इंडिया की या पूरे ग्लोब की बात कर रहे हो? पूरे ग्लोब पे। ओके वर्ल्ड वॉर तो बहुत बड़ी चीज है ना, तो ये नहीं कहा जा सकता कि वर्ल्ड वॉर 2 के आसार दिख रहे थे इसलिए प्रिडिक्ट कर दिया, या उससे पहले भी? उन्होंने उससे पहले भी प्रेडिक्ट कर दिया था कि ठीक है अब ये इस समय ऐसा होगा, और उससे पहले के भी कई एस्ट्रोलॉजर्स ने उसे प्रेडिक्ट किया था, बट आसपास का था, बट उन्होंने एग्जैक्ट मंथ वाइज प्रेडिक्ट किया था, ठीक है इस मंथ में होगा। वाह दूर से देख के ऐसा लगता है कि अंदर की खबर होगी उनके पास। नहीं ऐसे नहीं है, जो वो अपना एनालिसिस है कि जैसे एक क्लासिकल डिक्टम है एस्ट्रोलॉजी का कि जब भी शनि रोहिणी नक्षत्र से गोचर करते हैं तो अकाल पड़ता है, देश में दुनिया में फूड की कमी होती है। इंटरेस्टिंग। अच्छा जोडिएक साइंस पर आते हैं। जैसे हमारे पास 12 जोडिएक साइंस होते हैं, हर एक का एक स्पेसिफिक नाम है, एक सिंबल है, तो क्यों मतलब क्या पर्पस थे इन जोडिएक साइंस का कि ये 12 ही क्यों होते हैं? यहाँ पे बात आती है कि जो एस्ट्रोलॉजी में ना ल्यूमिनरीज है, आपका सूर्य एक ल्यूमिनरी है और चंद्रमा एक ल्यूमिनरी है, बाकी सारे जो ग्रह हैं उनसे रोशनी लेते हैं, ठीक है। करेक्ट। तो सूर्य का जो पैथ है, जो सूर्य का ड्यूरेशन है वो डे टाइम का है। डे टाइम का यानी वो मोटी मोटी चीजों की विजिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो जो उसका ऑर्बिट है उसको सूर्य के हिसाब से, क्योंकि द्वादश आदित्य होते हैं इसलिए 12 राशियां डिवाइड की गई, ठीक है। फिर वो 12 राशियां जो आपका जो मून है, मून का जो ऑर्बिट है वो नाइट का विजिबल है, ओके ये मून नाइट में विजिबल होता है, तो मून के टाइम पे आपको स्टार्स विजिबल होते हैं, तो नक्षत्र जो है मून के अधिकार क्षेत्र के अंदर आए। तो इस तरह दो चक्र बने, एक तो 27 नक्षत्रों का चक्र बना सेम उसी के ऊपर, अब डिग्री लेंथ उसकी सेम ही है, 360 डिग्री है, 27 नक्षत्र जो है टोटल, और उसके ऊपर 12 साइंस को फिट कर दिया, ठीक है। अब बात यह है कि जब कोई सर्कल है उसकी कोई ना बिगिनिंग है ना एंड है, तो उसका एक पॉइंट चुनना है। बिल्कुल। तो इसके अंदर जो आपका एरीज का जो साइन है ना, जिससे हम ज़ोडिएक की स्टार्टिंग मानते हैं, वो इसलिए मानते हैं क्योंकि वहां पे सन, क्योंकि ज्योतिष के अंदर जितनी, जैसे मैं अभी हमने बात की थी सूर्य सिद्धांत, सूर्य से सारा कैलकुलेशन है, बिकॉज जो प्लेनेटरी कैबिनेट की बात होती है ज्योतिष के अंदर, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में हाँ इंडियन एस्ट्रोलॉजी की बात है, ये तो सूर्य को राजा कहा गया, चंद्रमा को रानी कहा गया, मंगल को सेनापति कहा गया, और जो देवगुरु बृहस्पति और शुक्र उन्हें आचार्य कहा गया, और शनि राहु केतु को इनको सेवक कहा गया, ठीक है। ये प्लेनेटरी कैबिनेट है। तो सूर्य जब राजा है तो हर चीज में राजा जो है वो फर्स्ट होता है, इसीलिए एरीज साइन जहाँ पे सूर्य एग्जॉल्ट करता है उस साइन को फर्स्ट साइन माना गया, और वहां से आपने सारी कैलकुलेशन स्टार्ट की। ये सिंबल्स का क्या कि सिंबल्स का ये है कि उसकी एनर्जी कैसी है साइन की। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एरीज में सूर्य एग्जॉल्ट कर रहा है, और सूर्य जो है एक बहुत पावरफुल प्लेनेट है, ठीक है। ऑल्सो एरीज जो है, क्योंकि अब देखो आपके 12 साइन बन गए, ठीक है। अब वो 12 साइन बने तो आपके 5 एलिमेंट है, अब उन्हें 5 एलिमेंट में डिवाइड भी करना है, बट कैसे करें, इन अनइक्वल डिवीजन होगा ना। करेक्ट।
तो उन्होंने 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया उन्हें। ताकि एग्जैक्ट डिवीजन हो जाए। फिफ्थ में क्यों नहीं किया? क्योंकि फिफ्थ जो एलिमेंट है वो ईदर एलिमेंट है, आकाश तत्व। आकाश तत्व क्लियरली इस तरह विजिबल नहीं है जिस तरह दूसरे एलिमेंट विजिबल है। आकाश तत्व क्या है? सब में व्याप्त है, वो सबको बाइंड करने का काम करता है। करेक्ट। तो उन्होंने इसलिए जो प्राइम जो 4 एलिमेंट्स है उनमें पूरे 12 साइंस को, जैसे आपको चार्ट जो बन रहा है ना, ज़ोडिएक जो बन रहा है वो ऐसे बन रहा है। और उसके अंदर उन्होंने क्या फॉर्मेट यूज किया? पहले 159 जो ट्राइनल हाउसेस हैं उसमें एरीज का फायर एलिमेंट डोमिनेट किया। सेकंड जो ट्राइन बना 2610 का, उसके अंदर उन्होंने अर्थ एलिमेंट लगाया। थर्ड जो ट्राइन बना, लगाया इन द सेंस मतलब उसे माना कि ये अर्थ एलिमेंट से रूल्ड है। थर्ड जो साइन बना, उन्होंने माना कि ठीक है, अब ये 3711 का जो ट्राइन है वो एयर एलिमेंट का है। ओके। एंड द लास्ट वन इज वाटर एलिमेंट। अब उन्होंने सीक्वेंस यही क्यों यूज किया? हाँ सही बात जब है। आप ये देखोगे कि जब हमारी धरती बनी थी तो केवल आग का गोला थी वो, करेक्ट। फायर। हाँ वो धीरे धीरे सॉलिड हुई अर्थ, करेक्ट। फिर एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ, एयर, एयर, देन वाटर, वाटर। और फिर लाइफ आई। कमाल की बात। ये कैसे है? तो उन्होंने वो डिवीजन ऐसे किया। ये साइंटिफिकली प्रूवन है लेकिन ये अब है। तो उन्होंने जो चार्ट में डिवीजन किया हाँ कि जो धरती बनी है, जो पंचतत्वों से ये शरीरपिंड बना है, वो इस तरह से बना है। और वो तो 159 का जो साइन है उसमें जो एरीज है वहां पे सन एक्सॉल्ट करता है, वहां पे टू मच फायर है। सन ऑल्सो फायर, एरीज ऑल्सो फायर, तो टू मच फायर है। तो वो फायर एलिमेंट है और वहां पे क्या है, आपका एनर्जी बहुत ज्यादा है। आप रेम को देखोगे ना, कैसे एनर्जी से ऐसे खड़ी दीवार पे भी चढ़ जाती है, खड़े पहाड़ों पे। तो इसलिए उन्होंने रेम का सिंबल वहां पे दिया। ओके अच्छा। हर सिंबल क्या है ना, उस साइन को डिफाइन कर रहा है। ये किसने बैठ के सोचे होंगे कि हाँ भाई ये सिंबल ऋषिज ने। बस एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं दे पाए लेकिन जो जिस तरीके से सोचा है। ये जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ना एस्ट्रोलॉजी का, हाँ इतना ब्रिलियंट है कि आपकी लाइफ के सारे आंसर केवल इसी से निकल सकते हैं, अगर आप केवल अपनी पर्टिकुलर कुंडली पे भी ना जाओ। काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि उन्होंने इतनी पहली चीज डिस्कवर कर ली थी कि अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ। वाह। ओके अच्छा इस पर आते हैं हम थोड़ा सा कि जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम ग्रहों की दशा देखते हैं लेकिन अगर हम थोड़ा एस्ट्रोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो स्पेस में कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे पास प्लैनेट्स होते हैं, मून्स होते हैं, स्टार्स, एस्टेरॉइड, कॉमेट्स। हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या कंसिडर करते हैं और क्यों कंसिडर करते हैं? हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जैसे कॉमेट्स एस्टेरॉइड करते हैं? नहीं करते। कॉमेट नहीं करते क्योंकि ऐसा विजिबल इफेक्ट मनुष्य की लाइफ पे नहीं पड़ता। ओके। मून्स। ना सैटेलाइट्स को हम करते हैं ना। ओके। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं, जैसे हमें नवग्रहों के बारे में पता है, ये लगभग जनरली सबको पता है कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि ये 7 ग्रह हैं। हाँ। और 2 जो है नॉन बॉडी ग्रह हैं, वो राहु केतु। अच्छा उन्होंने राहु केतु कंसिडर किया, राहु नेपच्यून केतु- यूरेनस नहीं थे इसमें। नहीं, राहु केतु क्या है, बेसिकली वो ग्रह नहीं है, वो इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, मून के नोड है। अर्थ का ऑर्बिट और मून का ऑर्बिट जब आपस में इंटरक्रॉस करता है, जहाँ पे जैसे हम कंपास से बनाते हैं ना कि एक ऑर्बिट बनाया उसमें दूसरा ऑर्बिट बनाया, तो जो इंटरक्रॉस हो रहा है जहाँ पे, वो जो नोड्स हैं, एक साउथ नोड है, एक नॉर्थ नोड है। ओके किसकी ऑर्बिट में? मून के ऑर्बिट में। मून की ऑर्बिट। मून जब अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस करता है तो दोनों में जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है वो एरिया एक साउथ नोड है, एक नॉर्थ नोड है। इसलिए राहु केतु सबसे क्लोजेस्ट होने के कारण सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मनुष्य की लाइफ में डालते हैं। ओके लेकिन हम राहु केतु को प्लैनेट कंसिडर नहीं करते। वो प्लान, वो इमेजिनरी पॉइंट है। और इसी तरह कई सारे इमेजिनरी पॉइंट है जिन्हें अप्रकाश ग्रह कहा जाता है। प्रकाश ग्रह, अप्रकाश ग्रह अप्रकाश ग्रह यानी कि नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। ये जो ग्रह शब्द है, ग्रह का अर्थ प्लेनेट नहीं है जो बॉडी में दिखाई दे रही है। ग्रह का अर्थ है ग्रसित करने वाला, जो आपको ग्रसित यानी जो आपको पकड़ रहा है, ग्रेविटी, जो आपकी किसी भी थॉट को आपको किसी भी तरह से ना कंट्रोल कर रहा है, वो ग्रह है। ग्रेविटी कहा जा सकता है कि खींच रही एक तरीके से। जैसे ग्रेविटी आपको खींच रही है, इसी तरह आपको ये अलग अलग प्लेनेट अपने अपने थॉट्स प्रोसेस के द्वारा पकड़ रहे हैं, तो वो ग्रसित कर रहे हैं आपको।
और इसके अलावा प्रकाश ग्रह की जो हम बात कर रहे थे, तो इमेजिनरी पॉइंट है वो कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत सारे होते हैं। जैसे सन से और उसके लैंगिट्यूड से कैलकुलेशन करके कई सारी ऐसी गुलिका है, मांदी है और धूम है, इंद्रचाप है, इनकी कैलकुलेशंस की जाती है कि ये कब कहाँ फॉल कर रहे हैं। ये इमेजिनरी पॉइंट है। मानो आपका सन का एक लॉन्गिट्यूड है, उसके हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशन करी और उसके हिसाब से कि ठीक है ये वाला ना इस साइन में फॉल कर रहा है, तो वो साइन एफ्लिक्टेड हो जाता है उससे, उसका अपना अपना इफेक्ट है। ओके जैसे किसी के लग्न लॉर्ड के साथ धूम कनेक्टेड हो जाए तो उसे वो मेंटल डिजीज की तरफ ले जाता है। लग्न क्या होता है? लग्न जो कुंडली का पहला घर है, ओके जैसे एरीज जो फर्स्ट साइन है, ऐसे लग्न क्या है, लग्न ईस्टर्न होरिजोन है। क्योंकि हमने क्या बात की थी कि एरीज में सूर्य उच्च का होता है, बिल्कुल वो सबके लिए बात है, वो काल पुरुष है। लेकिन जब आप नेटिव की बात कर रहे हो तब आप उसमें लग्न की बात कर रहे हो, क्यों ईस्ट से सबसे पहली सनलाइट आती है। करेक्ट तो उन्होंने कहा सर्वात्मान च दिवाकरो, तो जो दिवाकर है, जो सूर्य है, वो सब जीवों की आत्मा है। तो आपकी आत्मा कहाँ से आई? वो लगन से आई। तो वो लग्न में ईस्टर्न होरिजोन में आपके बर्थ के टाइम पे जो भी साइन राइज कर रहा होता है, वो प्लेनेट, उसका जो लॉर्ड जो प्लेनेट बनता है वो आपका लग्न लॉर्ड बनता है। अगर उससे धूम कनेक्टेड हो जाए तो वो आपको मेंटल डिजीज होता है। धूम क्या? धूम कोई बॉडी नहीं है, धूम कोई ग्रह नहीं है। ओके धूम एक इमेजिनरी पॉइंट है जो कैलकुलेशन के द्वारा निकाला जाता है कि ये यहाँ पे इस साइन में है। ओके ठीक है। क्या ये कहा जा सकता है कि उस टाइम पे कोई टेलीस्कोप वगैरह नहीं थे, तो वो जो दूर के जो 3 प्लैनेट्स थे इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया, वरना वो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट होते हैं? आप ये तो ऐसे कितने सारी चीजें हैं कि जो दिखाई नहीं दे रही, राहु का तो दिखाई नहीं देते। करेक्ट, मतलब उससे प्रिसीजन पर कोई फर्क पड़ता है अगर वो पार्ट होते तो? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हर चीज का ना एक मेथड होता है ना, हम्म सबके रिजल्ट लेने के अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे अगर मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ, वैदिक में ही इस समय एक जो ब्रांच चल रही है उसे कृष्णमूर्ति पद्धति केपी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर अंदर हाँ, वो कोऑर्डिनेट्स की बात करती है। तो उसके अंदर क्या है, वर्ग कुंडलियाँ नहीं है, उसके अंदर का अलग पैटर्न है। बट वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो हम पराशरी ज्योतिष की बात करते हैं उसका सारा की फैक्टर वर्ग कुंडलियाँ है। तो दोनों का मेथड अलग है रिजल्ट तक पहुंचने का, ओके बट रिजल्ट एक ही आ रहा है लगभग, है ना। हम हर एक ग्रह के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे मरकरी की अगर हम बात करें या वीनस की बात करें, अर्थ को उसमें से एक्सक्लूड करते हैं, मार्स के बाद जुपिटर और फिर सैटर्न, इनका मीनिंग क्या होता है एस्ट्रोलॉजी में अगर इन जनरल हम देखें तो? देखो इन जनरल की बात है कि हर किसी ग्रह का ना अपना एक कारकत्व है, ओके यानी वो कुछ चीजें सिग्निफाई करता है। ठीक है। तो सूर्य से बात करते हैं। सूर्य को ना डिवाइन फादर कहा गया। ओके सूर्य पिता का कारक है। सूर्य आपके अंदर इच्छा शक्ति का कारक है। साथ ही साथ सूर्य क्या है, आपकी सोल का कारक है कि आपकी सोल क्या चाहती है आपसे। ओके गवर्नमेंट जो बॉडीज हैं उनको सूर्य से कनेक्ट किया जाता है। तो ये सारी जो प्रिडिक्शंस हैं आप सूर्य को एनालिसिस करके कर सकते हो। सिर्फ सन को? हाँ, आपको फादर के बारे में आपको प्रिडिक्शंस देखनी है तो आप सूर्य को एनालिसिस कर सकते हो। ओके जैसा इन्फ्लुएंस सूर्य का होगा वैसा नेचर आपके पेरेंट्स का होगा। ओके ये सबके लिए रेलेवेंट है? ये सबके लिए रिलेवेंट है। तो अब इसीलिए हम क्या करते हैं, देखो जब कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए या कोई कहता है कि मेरे को गवर्नमेंट से इश्यूज है, तो हम अल्टीमेटली उसे सूर्य के उपाय बताते हैं। ओके जैसे? क्यों? क्योंकि जैसे आप मानो कि गेहूं, आप हर ग्रह ग्रेन्स जो होते हैं ना, सब ग्रहों के अलग अलग ग्रेन्स हैं कि आप उनको डोनेट करोगे तो उस ग्रह का इल इफेक्ट आपकी लाइफ से चला जाएगा। डोनेट मतलब एज इन किसी को भी दान? किसी को नीडी को दे दो या मंदिर में दे दो। ओके मंदिर में इसलिए कि वहां भंडारे हो जाते हैं। यूज हो जाते हैं। तो सूर्य जो है वो गेहूं का कारक है। गेहूं तो गेहूं दान करवाते हैं। ठीक है। या सूर्य के जो पाठ हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र, राम जी ने जब लंका के लिए लड़ाई कर रही थी
और उनको दिख रहा था कि ठीक है यार, अब लड़ना तो बहुत मुश्किल है। उन्होंने जो पावर के लिए कि एक तो कि मेरी इच्छा शक्ति बनी रहे, मैं लड़ पाऊँ और मुझे पावर भी मिले, क्योंकि राम जी ने तो मनुष्य रूप में अवतार लिया। करेक्ट। वो अपनी इस बात के लिए प्रतिबद्ध थे कि मुझे चमत्कार नहीं दिखाने, मुझे अपने पुरुषार्थ के बल पे ही चीजें करनी है मनुष्य के रूप में। तो राम जी ने आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ किए थे, ओके, मतलब सूर्य की तपस्या कर दी सूर्य की थी। तपस्या की थी। देन सूर्य से पावर लेके फिर वो रावण की तरफ गए थे। अगर हम मरकरी की बात करें तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, मरकरी मरकरी जो है वो कारक है आपका कम्युनिकेशन का। ओके। आप वो बेसिकली मरकरी को ना चाइल्ड कहते हैं। तो मरकरी का इतना चाइल्डिश नेचर है कि उसे एक चीज कभी पसंद नहीं आती। इसलिए मरकरी ओरिएंटेड लोग हैं, या आप जैसे कहते हैं कि किसी के 7th हाउस, जो हाउस ऑफ रिलेशनशिप है या वीनस है, वहां पे मरकरी का कनेक्शन बिल्ड हो जाए तो वो एक रिलेशन में नहीं रह पाता, मल्टीपल रिलेशन चाहिए उसे। ओके। तो मरकरी का ऐसा है, आप जैसे मरकरियन जो नक्षत्र है, जैसे ज्येष्ठा नक्षत्र है, अश्लेषा है या रेवती नक्षत्र है, इन लोगों को देखोगे ना, ये लोग तो ऐसे हैं कि इनको अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे पढ़ने बैठ रहे हैं तो 4-5 किताबें लेके बैठेंगे, पढ़ेंगे एक। तो मरकरी को खिलौने चाहिए अपने आसपास, ओके, उसकी खेलने की आदत है, मतलब चंचल कह सकते हैं। चंचल चाइल्डिश नेचर है। ओके। वीनस वीनस जो है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है चीजों को लेके, पर्टिकुलर। आर्टिस्टिक है ओके। और एस्थेटिक है। तो वीनस वाला आदमी तो आप देखो किसी का वीनस बहुत अच्छा हो चार्ट में, वो ब्रांड से नीचे बात ही नहीं करेगा। ओके, मतलब इतना पर्टिकुलर। इतना पर्टिकुलर है ओके। वो, अपने हर चीज के लिए वो कलर को लेकर पर्टिकुलर है, मेरा ये कलर है या ये वाले कलर्स पहनूंगा मैं, या शूज पहनूंगा तो इस पर्टिकुलर ब्रांड के पहनूंगा या इन ब्रांड्स के पहनूंगा। मतलब ऐसे लोगों के लिए कहना ठीक है कि उनका वीनस स्ट्रांग है, अच्छा है। हाँ, या किसी का वीनस डेबिलिटेटेड हो, रेट्रोग्रेड हो, बहुत पर्टिकुलर होते हैं। वीनस जिस हाउस में बैठेगा ना आपके, उस हाउस को लेके आप बहुत पर्टिकुलर हो जाओगे। ओके। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका वीनस 5th हाउस में बैठा है, तो आपकी रिलेशनशिप इसलिए इजीली नहीं हो रही क्योंकि आप बहुत पर्टिकुलर हो, मुझे ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए, ऐसी नाक होनी चाहिए, ऐसी आंख होनी चाहिए, ओके। ऐसे बाल होने चाहिए, इसलिए उसका रिलेशनशिप नहीं हो रहे। और अगर इन जनरल बात करें तो मतलब ब्रांड्स को अपनी चॉइसेस को लेकर बहुत पर्टिकुलर है। हमारी प्रोड्यूसर साई वो वीनस का स्ट्रांग है इनका। इंटरेस्टिंग। मार्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो देखो मार्स को कैबिनेट में जैसे हमने डिस्कस किया, मार्स है सेनापति। तो मार्स जो है वो एक बहुत एग्रेसिव प्लेनेट है। तो आपके जितने एग्रेसिव इवेंट होते हैं ना, एक्सीडेंट्स, मिजरीज, ये सब मंगल से कनेक्ट होते हैं। इसलिए आप देखो, आप सबसे पहले कहीं जाते हो, कुछ करते हो, तो आपका अग्रेसिव गॉड को, जो ये मार्शियन एनर्जी को कंट्रोल कर पाए, उनको जाके वर्शिप करते हो। हनुमान जी, क्यों आप हनुमान जी को हर मंगलवार जाके प्रसाद चढ़ा रहे हो? कि भाई हमारे जीवन में मंगल शांत रहे, उत्पात ना हो। ओके, मतलब इसलिए अग्रेसिव। मंगल जिनका सप्तम भाव में होता है या शुक्र को देख रहा होता है, उनकी मैरिड लाइफ में उत्पात होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज, ये सब मंगल से देखे जाते हैं। जुपिटर पर आता है। जुपिटर है सबसे बढ़िया प्लेनेट, देवगुरु, ओके। एकदम काम और फालतू किसी से मतलब नहीं, अपना अपने ध्यान पूजा पाठ में लीन। ओके। इसलिए जुपिटेरियन पर्सनैलिटी के लोग देखो बहुत नोबल लोग होते हैं, ओके। क्योंकि 3 गुण है ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ सत्वगुण है जुपिटर। सूर्य द डिवाइन फादर, चंद्रमा द डिवाइन मदर, ठीक है, दोनों सत्वगुणी ग्रह हैं। जब दोनों का यूनियन होता है तब क्या होता है, जीव प्रकट होता है। जीव बृहस्पति है, हाईएस्ट लेवल ऑफ सत्वगुणा, सबके लिए सद्भावना की कामना करने वाला, राइटियस वे में सारी चीजें करने वाला। तो जुपिटेरियन ओरिएंटेड जितने लोग होंगे, आप देखोगे कि जुपिटर ओरिएंटेड जितने लोग हैं, आप देखोगे कि वो लोग ना लाइन में लग के काम कर रहे हैं। मतलब जो उनका सोर्स है, वो बीच तोड़ के जा सकते हैं बीच में, सामने वाला जानता है, बट वो लाइन में लगे हुए हैं। जो उनका मन में है कि उन्हें राइटियस वे में काम करना है। ओके। ठीक है, बट मंगल वाला क्या है, मंगल वाला अपनी पावर दिखाएगा। ओके। तो ज्यादा करते हैं ना कि हो हल्ला कर देते हैं। सर अगर हम सैटर्न की बात करें तो शनि को
कैसे एस्ट्रोलॉजी में देखा जाता है, क्या उसके प्रभाव होते हैं? देखो दिशांत, शनि जो है ना, जो महर्षि पराशर ने कहा कि जब अलग-अलग ग्रहों के उन्होंने ये बताया कि कौन-सा ग्रह किस चीज़ का कारक है, तो उन्होंने कहा छाया, सुतश, दुःखदः। ये जो छाया का सुत है शनि, वो दुःख का कारक है। तो आपकी लाइफ में जितने ऐसे प्रेशरस इवेंट होते हैं या आपको जो दुखी फील करवाने वाला होता है, वो उसका जो कारक है वो शनि है। जो भी चीजें ऐसी जिससे जैसे हार्ड का कर्म का कारक हम शनि को कहते हैं कि प्रोफेशन का कारक है, क्यों है? क्योंकि उसमें आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। वो कोई भी व्यक्ति जो आराम से घर में लेटा हुआ है, सुबह ऑफिस जाने में कितनी मौत आती है उसे। करेक्ट। तो इसीलिए वो एक तरह का दुख है। तो शनि को दुख का कारक कहा गया। ओके। साथ में आपके जो फुटवियर्स होते हैं, उसके कारक भी शनि है। बैक बैक में जो इश्यूज आते हैं आपके, उसके कारक शनि है। आर्थराइटिस और वात रिलेटेड, क्योंकि शनि को वात प्रकृति का ग्रह कहा गया, तो वात रिलेटेड जितने आपके दोष होते हैं, लाइक आर्थराइटिस हो गया, एसिडिटी इश्यूज हो गए, ये सब भी शनि के कारण आते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि अननेसेसरीली बॉडी पेन रहता है, तो जिनके रोग भाव में शनि का कुछ ऐसा योग बन रहा होता है या षष्ठेश के साथ शनि का कोई योग बन रहा होता है, उनको ये दिक्कतें ज्यादा आती है। तो ऐसे में उनके लिए जो प्रिकॉशंस है वो है कि बासा, क्योंकि शनि क्या है ना, बासी चीजों से कनेक्ट होता है, बासा खाना ना खाए। या शनि क्या है ना, शनि आप अपने अंदर जो फीलिंग्स इकट्ठी कर लेते हो और उसे एक्सप्रेस नहीं करते, वो धीरे धीरे आपके ना अंदर दुख को बढ़ाती रहती है, आपको पता नहीं चलता। इस तरह आपके माइंड की कई स्टेट होती है, एक तो कॉन्शियस है, एक अनकॉन्शियस है और एक सबकॉन्शियस है। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या है ना, आपकी छोटी छोटी डिटेल को फील कर रहा है, बट आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। जैसे आप हम इस समय कन्वर्सेशन में एक दूसरे को फोकस कर रहे हैं, बट सराउंडिंग में क्या हो रहा है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक एक डिटेल को फोकस कर रहा होता है। ओके। तो जब हम कंटिन्यूअसली अपने अंदर फियर्स, दुख और तरह तरह के हीन भावनाएं इकट्ठी कर लेते हैं, तो वो रोग का कारण बन जाते हैं। जो शनि के जितने रोग होते हैं वो बनते हैं। तो अपनी लाइफ में शनि को अगर अच्छा रखना है, तो अपने इंटरनल फियर्स को बाहर निकालते रहना चाहिए, उनको ओवरकम करो। उनको ओवरकम करो। कैसे करोगे आप सोशल हो, आप फ्रेंड्स बनाओ, आप जितना गॉसिप्स कर सकते हो चीजों के बारे में, जो अपनी जो भी फियर्स है उनके बारे में डिस्कस करो लोगों से, क्योंकि वो डिस्कस करने से क्या होता है कि आपके अंदर से वो धीरे धीरे वो मेमोरीज ना डिलीट होना स्टार्ट होती है। ओके। शनि नेगेटिव चीजों से एसोसिएटेड होता है, कुछ पॉजिटिव भी है इसका? तो पॉजिटिव शनि का ये है कि आपके जीवन में जो प्रोफेशन कर रहे हो, आपको जीवन में जो सम्मान मिल रहा है, वो सब शनि के कारण है। ठीक है। तो जब आप अच्छे कर्म करते हो, तो आपको क्या इवेंचुअली क्या होता है, उसका एक अच्छा फल फ्रूट मिलता है। तो उसका अधिकार क्षेत्र शनि का है। तो नेगेटिव वो क्यों है? क्योंकि आपने अपने जो कर्म किए, वो कर्म अच्छे नहीं थे, उसी का कहीं ना कहीं आपको फल मिल रहा होता है। तो ओके। शनि बेसिकली ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव, वो एक न्यूट्रल ग्रह है। वो बस आपको आपके कर्मों का फल दे। कर्मों का फल दे रहे हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। वैसे अगर थोड़ा सा मतलब टॉपिक से डिविएट करूं, एस्ट्रोनॉमी में सैटर्न को ब्यूटीफुल प्लैनेट कहा जाता है सबसे, जितने प्लैनेट्स हैं। और यहाँ पे अगर देखो तो सबसे हॉरर प्लैनेट हो गया एक तरीके से शनि। इसीलिए हमने देखो स्टार्टिंग में क्या बात की थी कि ग्रह पिंड के रूप में अलग है, तो ग्रह देवता के रूप में अलग है। करेक्ट। मतलब देखने में वो अलग हो सकते हैं, जियोलॉजी वाइज वो अलग हो सकते हैं, लेकिन देवता के रूप में वो अलग हो। एक ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड भी आपको रिलेशनशिप ट्रॉमास दे सकती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके, राहु और केतु, इन पर बात करते हैं थोड़ा सा, बताइए। तो राहु क्या है ना, राहु आपके लाइफ में ना मिरेकल्स के, सडन इवेंट्स के कारक है। राहु का आप इमेज देखोगे ना, उसमें राहु का दिखाया जाता है कि राहु का इतना बड़ा मुंह खुला हुआ है और उसमें उनका पूरे डिजायर है पूरे अर्थ को निकल लेने की। यानी कि राहु क्या है ना, डिजायर की बात करते हैं।
तो जैसे कि अभी राहु का कुंभ राशि में गोचर होने वाला है, तो वृश्चिक लग्न के चतुर्थ भाव में वो गोचर होगा। चतुर्थ भाव क्या होता है? घर का है, और राहु है एक्सपेंशन के, डिजायर्स के कारक। जैसे हमने डिस्कस किया कि उनका मुंह ही इतना बड़ा कि पूरी पृथ्वी को निकल लेना चाहते हैं। राइट। तो अब वो चतुर्थ भाव जो आपका नेटिव होम है या आपका लिविंग एरिया है, तो आदमी क्या करेगा ना, उसमें एक्सपेंशन करना चाहेगा। उसकी डिजायर इतनी बढ़ जाएगी, मैं ये महंगा सोफा ले आऊं, मैं ये इंटीरियर ले आऊं। तो वो ही जो उसकी डिजायर्स है, जैसे बुद्ध कहते हैं ना कि आपकी डिजायर्स ही आपके दुख का कारण है। डिजायर इज द कॉज तो ऑफ। राहु जो है वो सफरिंग का कारण तब बनते हैं जब आपकी डिजायर्स अनकंट्रोल हो जाती है। ओके। बाकी राहु बहुत ब्यूटीफुल ग्रह है, आपको लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग देने का काम राहु करते हैं। ओके। तो राहु रूल जितने लोग होते हैं ना, उनका दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलता है, आईक्यू लेवल स्ट्रांग होता है। आईक्यू लेवल सुपर स्ट्रांग होता है। कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे मान लो किसी की लॉटरी लग गई या वो एकदम से अमीर हो गया, पॉपुलर हो गया, तो उसमें भी राहु का प्रभाव होता है कुछ। एग्जैक्टली, बेसिकली राहु इल्यूजन के कारक है। तो सडन पैसा आना और सडन जाना, जैसे केबीसी का बताते हैं ना कि सडनली एक बंदे पे करोड़ों रुपए आए एंड आफ्टर 1 ईयर वो वापस बैंक हो गया। दिवालिया हो गया। तो ये जो इवेंट है ये राहु के कारण होते हैं। ओके, ये सबकी लाइफ में होता है। सबके लाइफ में होता है, डिपेंड करता है कि किसके जीवन में उस राहु ग्रह की पोजीशन कैसी है, क्योंकि हर किसी की कुंडली में अपना ग्रह का अलग बलाबल होता है। तो किस प्रकार का उसका बल है, वो फेवरेबल हाउसेस, फेवरेबल साइंस में अपने बैठा है नहीं बैठा, उसको फेवरेबल एस्पेक्ट है या नहीं है, वो बताता है कि उस ग्रह का पोटेंशियल क्या है काम करने का, कि वो डेड एंड पे है या अपने ऐसे एंड पे कि आपको कुछ अचीवमेंट दे सकता है। ओके। ये निरीक्षण क्या है ना, एक एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली देखता है एंड उसको उस पे अपना टाइम लगाता है और देख के आपको बताता है कि ठीक है आपका ये प्लेनेट ऐसा है और इस टाइम पीरियड पे आपकी ये दशा आने वाली है जो आपको ये रिजल्ट देगी। ओके, अगर हम केतु की बात करें। ये तो बहुत ब्यूटीफुल ग्रह है। ओके। इन केतु दोनों के दोनों इमेजिनरी ग्रह हैं एक तरीके। विजनरी ग्रह है। केतु को मोक्ष का कारक कहा जाता है। केतु स्पिरिचुअलिटी का प्लेनेट है, इंट्यूटिवनेस का प्लेनेट है। साथ में अब जो लोग ज्यादा मेटेरियलिस्टिक होते हैं ना, केतु अकेला ऐसा ग्रह है जो शुभ और पाप दोनों बन जाता है। ओके। चंद्रमा तो अपनी पोजीशन के हिसाब से शुभ और पाप बनेगा, बट केतु ऐसा है कि आपकी लाइफ कैसी है उसकी रिगार्डिंग एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत स्पिरिचुअल व्यक्ति हो तो केतु आपके लिए शुभ ग्रह है, और आप नॉन स्पिरिचुअल हो, बहुत मेटेरियलिस्टिक हो, तो केतु आपके लिए पाप ग्रह है। क्योंकि यदि केतु की जब दशा आती है तो वो आपके अंदर वैराग्य जगा देती है, आपको मन करता है सब छोड़ छाड़ के यार भाग जाऊं कहीं। तो जब आप बहुत मेटेरियलिस्टिक होते हो तो उस अपने पूरे किंगडम को छोड़ने में आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। और जब आप स्पिरिचुअल प्लान के अंदर हो तो आप कहते हो ठीक है यार, ये नहीं था तो भी ठीक थे, है तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक होंगे। तो केतु जो है ना एक तरह का वैराग्य की भावना है। तो ये कहा जा सकता है कि सिद्धार्थ के मन में या उनकी राशि में केतु का प्रभाव बढ़ा और वो वैराग्य की ओर चले गए, बुद्ध की खोज में, हाँ, ज्ञान की खोज में। तो आप देखो ना बुद्ध की जो दशा है उसके बाद ही केतु की दशा आती है। ओके। कि पहले आप दुनिया भर की अपने थिंकिंग लगा देते हो। जैसे सिद्धार्थ की अगर आप बात कर रहे हो तो तरह तरह के योग, तरह तरह की साधनाएं सब करके जब वो थक गए थे, यानी अपना टोटल इंटेलेक्ट लगा चुके थे। मरकरी जो है बेसिकली इंटेलेक्ट का कारक है। तो उन्हें समझ आया यार ठीक है इन सबसे कुछ नहीं होता, सब छोड़ दो और मध्यम मार्ग अपनाओ, गो विद द फ्लो बेसिकली। ओके। तो वो केतु का मार्ग है, वहां पे सरेंडर कर दो। सरेंडर कर दो। केतु कहाँ सरेंडर करता है? केतु इन द फीट ऑफ गुरु सरेंडर करता है। जैसे मूवीज में देखते हैं, जहां भी किसी एस्ट्रोलॉजर का सीन आता है तो वो कुछ चार्ट्स में देख रहा होता है। तो उन चार्ट्स का एस्ट्रोलॉजी में क्या महत्व होता है और क्या एक ही चार्ट से सब कुछ प्रिडिक्ट किया जा सकता है? देखो, जिस तरह किसी को भी अपना कोई काम करने के लिए अपने टूल्स की जरूरत होती है,
ऐसे एक एस्ट्रोलॉजर के लिए ये कुंडली या उसका टूल है, क्योंकि उसके द्वारा वो ये देखता है कि ग्रहों की गति क्या है, या ग्रहों की कोई स्पेशल पोजीशन आ रही है नहीं आ रही, ग्रहों का गोचर कब कहाँ पे हो रहा है। तो उस सब का जो डाटा है वो जो देखता है, जैसे जावा की एक लैंग्वेज है, आप हम नहीं समझ सकते, बट जिसने वो कोर्स किया है वो समझ सकता है। इसी तरह ये एक तरह की लैंग्वेज है कि भाई ये हाउस है, ये साइन है, ये राशि है और ये ग्रह उसमें बैठा हुआ है। तो उनको मैच करके क्या प्रेडिक्शन बन रही है जो आपको वन लाइन में एस्ट्रोलॉजर डिलीवर कर रहा है। ये चार्ट्स एस्ट्रोलॉजर अपने खुद बनाते हैं? देखो चार्ट जो होता है वो बनता है कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। तो हम लग्न कुंडली की बात करते हैं, तो आप ये देखो कि एक कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं। अब वो 12 घर 12 राशि आई कैसे? आपका जो आकाश है वो सर्कुलर मोशन में है। धरती, आकाश और पूरा ब्रह्मांड, सबका ऑर्बिट, वो सारा कुछ एक सर्कुलर मोशन में है। तो सर्कुलर मोशन की जो वैल्यू है, सर्कल की जो वैल्यू है 360 डिग्री है। तो 360 डिग्री को हम 12 राशि से डिवाइड करते हैं, करेक्ट। तो 30-30 डिग्री का एक स्पैन बनता है। बिल्कुल। अब होता क्या है ना, अर्थ तो अपने आप में रोटेट कर रही है, बट राशियां जो नक्षत्रों, राशि का अर्थ है कुछ कलेक्ट करना। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, यानी नक्षत्रों का कलेक्शन जो है वो राशि कहला रहा है। ओके। ठीक है, तो अब राशियां, नक्षत्र यानी स्टार्स, वो तो मूव नहीं कर रहे, वो तो एज इट इज है। तो आपका जो अर्थ है वो मूव कर रहा है, तो उसमें आपको कोई पॉइंट चाहिए जिससे आप ठीक है, ये पॉइंट हमारा बिगिनिंग पॉइंट है, हम यहाँ से अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो जो बिगिनिंग पॉइंट क्या बनता है आपका, ईस्टर्न होरिजोन बनता है। ईस्ट क्यों बनता है? क्योंकि ईस्ट से सनराइज होता है, ईस्ट से लाइट आती है। तो आपके ईस्टर्न होरिजोन पे जो साइन उदय हो रहा होता है वो साइन आपकी लगन की राशि कहलाता है। ओके। और उसकी बिहाफ पे आपकी लगन कुंडली के 12 जो खाने हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कि पहला घर ऑलवेज लगन होता है, वो ईस्टर्न होरिजोन है, वहाँ पे जो साइन उदय हो रहा है। अब आपका बर्थ एक पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर टाइम पे हुआ, मेरा बर्थ एक पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर टाइम पे हुआ, तो जरूरी नहीं है कि हमारे साइन एक ही रहे। आपके बर्थ के टाइम पे जो साइन राइज कर रहा था वो हो सकता है कोई और साइन हो, मेरे बर्थ के टाइम पे जो साइन राइज कर रहा वो हो सकता है कोई और हो, क्योंकि टाइम डिफरेंस आ गया। करेक्ट। अर्थ के मोशन में टाइम डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो उस साइन की अपनी वैल्यू है 30 डिग्री की, तो आप पूरे 30 डिग्री में तो राइज नहीं करते, उसके एक पोर्शन के अंदर राइज करते हो। फॉर एग्जाम्पल 27 डिग्री का आपका लगन राइज है या 20 डिग्री का लगन राइज है, तो उसके बिहाव पे अलग अलग कैलकुलेशन से 16 प्रकार की कुंडलियां बनती हैं, जिन्हें षोडश वर्ग कहा जाता है। तो लग्न कुंडली से जो हम, जैसे हमें अगर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशन के बारे में जानना हो, तो हमें आपकी ना दशांश कुंडली खोलनी पड़ेगी। आपकी जो लगन कुंडली है उसके 10 डिवीजन करके कुंडली बनेगी जो दशांश बनेगी, यानी कि दशम भाव जो कर्म का भाव है, हमने उसे और जूमिंग कर दिया ओके। ताकि हम डिटेल में देख पाए इसके प्रोफेशन में क्या क्या हो रहा है, ओके। कब अप्स आ रहे हैं, कब डाउन आ रहे हैं, कब अपॉर्चुनिटीज आ रही है, या कब फिशिंग हो रही है इसके लिए। तो टोटल एस्पेक्ट जो है प्रोफेशन का वो दशांश से क्लियर होता है। ये सारा चार्ट्स में आते हैं बेसिकली जो आपने समझाया। ये चार्ट है, कितने वर्ग कुंडलियां कहते हैं। इन्हें वर्ग कुंडलियां कहते हैं। ओके। कितने प्रकार के चार्ट्स होते हैं? इन जनरल जो महर्षि पराशर ने बताए वो 16 प्रकार के बताए, इन्हें षोडश वर्ग कहा जाता है। षोडश का अर्थ है 16। करेक्ट। ठीक है। जैसे कंपनीज, कंट्रीज के लिए भी कोई चार्ट्स होता है? बिल्कुल होते हैं। ओके। कंपनी जैसे एज इन बिजनेस? वो जैसे आपने जिस समय बिजनेस को आपने प्रोप्राइटरशिप के लिए जिस समय फाइल किया, जिस समय वो अप्रूव होके आया है ना, वो जो टाइम पीरियड होता है ना, वो टाइम पीरियड उस समय उस कंपनी की कुंडली बनाने के लिए लिया जाता है। ओके। बेसिकली बर्थ, किसी भी इवेंट का जो बर्थ है
उसका टाइम लेके आप उसके बारे में जजमेंट दे सकते हो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। वाह! फिर चाहे वो ह्यूमन हो, कंट्री हो, कंपनी हो, कोई भी हो। कुछ भी हो। ओके। पुनर्जन्म भी हम पता लगा सकते हैं चार्ट से? बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे? ज्योतिष में कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो बताते हैं कि ये पर्टिकुलर योग बनता है, तो वो बताता है कि आपका पुनर्जन्म हुआ है। और उसके साइन होते हैं कुछ, वो आपकी बॉडी में विजिबल होते हैं। जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल अगर? जैसे एग्जांपल मानो कि अगर किसी की डेथ बर्निंग इवेंट से हुई है, वो उसका पुनर्जन्म हुआ है, ठीक है? तो जहाँ पर उसका मंगल बैठा होगा कुंडली में, वो पुनर्जन्म के योग होंगे, तो वहाँ पे बर्निंग मार्क आ जाएगा उसके वाह! बाय बर्थ। ओके। और कुछ जो आपके लग्न राइज करते हैं, जो बृहत पराशर होरा शास्त्र आप पढ़ोगे, उसमें बता रखा है कि ये कुंडली व्यक्ति की है और ये राशि इस जगह फॉल करती है अगर, तो उसकी इस बॉडी पार्ट में यहाँ पे बर्थ मार्क आएंगे। मतलब कुंडली देख के आप ये भी बता सकते हो कि आपकी बॉडी में कहाँ पे बर्थ मार्क होंगे। तो बर्थ तो वो मार्क बर्थ मार्क जो स्पेशल बर्थ मार्क होते हैं ना बर्निंग के, या पर्टिकुलर जैसे स्टिचेस के निशान कैसे आप देखते हो, वो ये इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशन है वो पुनर्जन्म से है। ओके। साथ में कुछ नक्षत्र हैं जैसे केतु के नक्षत्र हैं, जिसमें स्पेशली मघा नक्षत्र, यदि ये राइज करता हो लग्न में या चंद्र में, वो इंडिकेट करता है कि आपका कहीं ना कहीं जो रिलेशन है वो पुनर्जन्म से है। ओके। यानी कि अगर किसी को बर्थ मार्क हो, तो ये माना जा सकता है कि पिछले जन्म में उसकी मृत्यु ऐसी ही किसी चीज़ से हुई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हाँ स्पेशल बर्थ मार्क स्पेशल बर्थ मार्क वो अलग से हाईलाइटेड होते हैं, बड़ा-सा होगा। जैसे गोली का निशान हो गया, अलग होता है। मतलब जो आप कह लो वो ऑर्डिनरी नहीं है। जैसे मेरी एक सिस्टर है, उसकी यहाँ पर है, थोड़ा-सा कलर अलग है। हाँ, तो वो इंडिकेट करता है, अब उसकी कुंडली में आप योग देखोगे ना, तो ये एरिया जो आता है ये वर्गो का साइन है, तो कुंडली में वर्गो साइन का रिलेशन मंगल से बन रहा होगा। ओके। तो ये इंडिकेट किया जा सकता है कि आज से में उसके यहाँ कुछ हुआ होगा। क्योंकि लगन जो मेष राशि है और आपकी मृत्यु की जो राशि वृश्चिक राशि है, दोनों का स्वामित्व मंगल के पास है, इसलिए स्पेशली मंगल का पोजीशन ये बताता है आपको। ओके, मतलब पुनर्जन्म भी हम थोड़ा-थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं ऐसे। हाँ, बाकी स्पेसिफिक आपको जानना है तो आपको जो द्वादशांश की कुंडली बनती है और षष्ठी अंश की जो कुंडली बनती है, उनसे आप इसके बारे में जान सकते हो कि क्या पुनर्जन्म रहा, उसमें किस तरह आपकी डेथ हुई। जैसे पास्ट में भी मैंने एक चार्ट रीडिंग किया था, तो उसमें उस क्लाइंट को इश्यू था कि उसे कॉन्स्टेंटली ना स्टमक इश्यूज आते थे, फूड पॉइजनिंग हो जाती थी। तो उसको मैंने बताया ठीक है इसके चार्ट से और उसकी कुंडली का अच्छे से अध्ययन करने के बाद कि ठीक है आप ना पिछले जन्म में जहर खा के आपने सुसाइड किया था, तो उस जहर का इफेक्ट जो आपकी मेमोरी में है ना अभी तक, उसकी वजह से आपको ना कांस्टेंट स्टमक इश्यूज आते हैं। क्योंकि जब आप इतना स्ट्रॉन्ग जहर खाओगे तो आपके पेट में जाएगा और बहुत अंदर तक स्टमक को बुरी तरह डैमेज करेगा। सही। तो पास्ट लाइफ में तो वो डैमेज हुआ, बट उसका जो मेमोरी है वो अभी तक ठीक रिकवर नहीं हो पाया। तो इसका उपाय भी फिर बताया था? उसके कुछ उपाय अलग तरह के होते हैं, उपाय वो जो अच्छे तरीके के उपाय होते हैं। प्रभाव कम हो जाता है? हाँ, लगभग आप मान लो कि 90% तक आप रिकवरी दे देते हो उससे। ओके। हाँ, अच्छा, थोड़ा-सा अगर कुंडली टच करना चाहें टॉपिक वाइज़ तो ठीक है? कुंडली जब कोई बोलता है तो उससे क्या मतलब होता है एस्ट्रोलॉजी में? देखो कुंडली के 2 अर्थ हैं। कुंडली का अर्थ है एक है कि पकड़ लेना, बाँध लेना। हम कहते हैं सांप ने कुंडली मार ली। डायरेक्ट कुंडली मार के बैठ गया। तो जो ग्रहों ने हमें पकड़ रखा है, जो कुंडली मार रखी है, आप उसको भी कह सकते हो। बाकी कुंडली का अर्थ वो जो आपकी जन्म कुंडली पत्रिका बनती है, वही हम जन्म बेसिकली इसे कहा जाता है जन्मांग चक्र। ओके। कि जो आपका वो चक्र है, उसके अंदर जो ग्रह अलग-अलग प्रतिष्ठित हैं, वो आपके बारे में क्या बता रहा है। ये आपका लग्न कुंडली कह देते हैं, कुछ लोग लगन चक्र कह देते हैं या राशि चक्र भी कहते हैं कुछ लोग। तो उसके वेरियस नाम है। एक क्वेश्चन है थोड़ा-सा माइंड में आ रहा है पूछता हूँ। क्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमारी एस्ट्रोलॉजी में माना गया है कि धरती केंद्र में है और बाकी सारी चीज़ें इसके चक्कर लगा रही है? ये सच है, झूठ है?
नहीं, ऐसा नहीं बोला गया। इवन ऋग्वेद के अंदर ये कहा गया है कि धरती जो है वो अपने समस्त जीवों सहित जो आदित्य हैं उनके चक्कर लगाती है, आदित्य उनकी सूर्य परिक्रमा करती है। हाँ, के तो ये बिल्कुल गलत है कि हिंदू एस्ट्रोलॉजी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी इस तरह मानती है। कहीं में माइंड नहीं, अगर हिंदू एस्ट्रोलॉजी इस तरह मानती तो पहले जो ऋषिस ने लिखा और आज की मॉडर्न साइंस में उसका इतना कोरिलेशन कैसे होता वही एग्जैक्टली करेक्ट। ठीक है। कि आज भी एस्ट्रोलॉजर इतने अप टू द डेट प्रेडिक्शंस दे रहे हैं। वो आयनांश कलेक्ट करते हैं। आयनांश का अर्थ है कि एक जैसे कुंडली में आप दशाओं की बात करोगे तो अलग अलग रेफरेंस पॉइंट जो होते हैं ना वहां से कैलकुलेशन भी अलग हो जाती है। तो यदि अगर हम आयनांश सही नहीं यूज कर रहे तो आपका जब जो भी इवेंट है उसमें बहुत वेरिएशन आ सकते हैं। इवन जो अब आपने बात की कि अलग अलग कुंडलियों की उनकी कैलकुलेशन में वेरिएशन आ सकते हैं, यानी कंप्लीटली रीडिंग डिफरेंट हो सकती है। जैसे आपने पहले ये आयनांश जो है उसकी जो कैलकुलेशंस है वो सब अर्थ के ऑर्बिट, अर्थ के मोशन, उसके अपने सारे ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट जो है उन सब के ऊपर निर्धारित करती है। ओके, थोड़ा सा अगर मैं टच करना चाहूँ कि मैरिज जो होती है, शादी जो होती है, उसमें गुण मिलना, कुंडली देखना, ये कितना इम्पोर्टेंट होता है और क्या वाकई इसको सीरियसली लेना चाहिए? अगर जेनजीज की बात करें तो अगर आपको एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ लॉन्ग लाइफ में जो आपका पार्टनर बन रहा है वो एक अच्छे तरीके से निभ जाए, बिकॉज कोई फीचर नहीं जानता अपना और एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं फीचर के लिए। तो कुंडली मिलाने का अर्थ ये है कि वो देखते हैं कि इन दोनों का आपसी समन्वय कितना है। ठीक है। बाकी आजकल जो प्रैक्टिस में ये भी देखा गया है कि कई बार सामने वाला कुंडली ही गलत बताता है। करेक्ट। बहुत लोग हैं ऐसे जो कुंडली ही गलत बता देते हैं, या बहुत ऐसे हैं कि जो इंटेंशनली नहीं बताते बट उन्हें पता ही नहीं होती, वो सोचते बताना है, जो पता है वही बता दो। जैसे हम लोग जब कुंडली बनाते हैं तो बहुत से लोग होते हैं जो अपनी जैसे आप देखोगे कि कुछ वेरिएशन रखते हैं कि आधार कार्ड वगैरह पर कुछ और डेट होती है, नहीं 2 साल का कुछ ना कुछ अंतर होता है, तो वो आधार कार्ड वाले ही बता देते हैं। बाद में बोलते हैं जब कुछ चीजें मैच, अच्छा ये तो हमने वो वाली बता दी थी, ये वाली डाल के देखो आप। तो कुंडली मैचिंग का पूरा प्रभाव पड़ता है, बट अकेला कुंडली मैचिंग विवाह के लिए जरूरी हो ऐसा नहीं है। जैसे अगर हम पास्ट में थोड़ा सा जाएं, महाभारत वो स्वयंवर होते थे है ना, अरे तो उसमें तो कुंडली मैच नहीं हुई। हो ही नहीं सकती, कैसे होगी? कैसे वो जो चुन रहा, वो तो चुन रहा है ना। पुरुषार्थ पे जिसके पास काबिलियत है वो आ रहा है। हाँ, तो बेसिकली क्या होता था ना, आपको जब राजा लोग हैं ज्यादातर स्वयंवर कौन करते थे, तो राजा करते थे, तो वो हर तरह के चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर रहते थे। तो कहते ठीक है शादी कर लेंगे, जो आएगा देखेंगे। ओके ओके मतलब ये नहीं सक्सेसफुल चल रही, दूसरी कर लेंगे। ओके नाइस। कितनी कितनी शादियां होती थी यहाँ के राजा की, करेक्ट। तो वो अपने हिसाब से चल रहे होते थे। कुंडली का सिर्फ सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है कुंडली मिलाने का, कि आप ये देख रहे हो कि आपकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अच्छा चल जाए। ये कहा जा सकता है इस बात से, स्वयंवर वाली बात से, कि पहले के टाइम में इतना लोग ध्यान नहीं देते थे, तो अभी भी अगर नहीं मैच कर रही और अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप कर लो शादी, कोई इशू नहीं है। अंडरस्टैंडिंग अच्छी है अगर, तो आप कर लो, बट इन फ्यूचर ये हो सकता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत खराब हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपकी पास्ट लाइफ से ही आपका कोई पार्टनर आता है आपसे रिवेंज लेने। ओके। वो कुछ पर्टिकुलर कुंडलीज ऐसे होती है, कुछ कर्मास ऐसे होते हैं, ऐसे कुछ योग होते हैं जिनके कारण ऐसा होता है। तो कई बार जब हम कुंडली मैच करते हैं किसी की, तो हम उनसे यही बताते हैं देखो कुंडली मैच हो रही है बिल्कुल ठीक है, बट आगे ऐसा होने का चांसेस है तुम्हारे साथ। जब वो पर्टिकुलर दशा रन करती है तो उस समय फिर वो इवेंट उस व्यक्ति को फेस करने पड़ते हैं। कहने का अर्थ है कि आप अपने कर्मों से किसी तरह बच नहीं सकते, वो तो फेस करनी ही पड़ेंगे। वो फेस करने ही पड़ेंगे। ओके राइट। आप कितने अच्छी कुंडली मिला लो, हाँ। अगर आपकी मैरिज खराब होनी है तो वो होनी ही है। नाम का भी कुछ इफेक्ट होता है एस्ट्रोलॉजी में? बिल्कुल दिशांत, आपका जो भी नाम है बेसिकली वो एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन है। ओके। ठीक है। और
अलग अलग शब्द जो हैं वो अलग अलग ग्रहों से रूल होते हैं। तो जैसे कोई अपने नाम में शनि के शब्द ज्यादा यूज कर रहा है, तो उसका जो एटीट्यूड है ना वो सैटर्न इन नेचर का ज्यादा बन जाता है। जैसे पा फा बा भा मा, ये शनि के अक्षर है। तो इन नाम के लोगों को आप जितना देखोगे, ये चीजों पे गंभीरता से रहने वाले, और एंजाइटी इश्यूज, ओवर थिंकर। शनि का है ना कि भाई चीजों को बिल्कुल सोच समझ के प्लान करके ओवर थिंक करके देन हम एक्ट करेंगे। अब मंगल का तो है भैया, चढ़ाई कर दो, देखेंगे कौन आता है सामने। ओके, इतना अगर ऐसे। हाँ, तो मंगल के जो अक्षर हैं क ख ग घ र वाले, जिनका जैसे कपिल नाम है, गगन नाम है, कमल नाम है, ये लोग एक्शन ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं। तो इस तरह से आपके जो भी नाम है उसका पूरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। यदि आपको बृहस्पति बहुत अच्छा है और कुंडली में, क्योंकि नाम का जो कारक ग्रह है वो बुध है और बुध के साथ कनेक्टेड है, तो आपको ऐसे नाम मिलेंगे जैसे देवताओं वाले होते हैं, राम, कृष्ण, ओके, इस तरह से। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा दिशांत है, तो मेरे नाम से क्या पता लगता है? आपके नाम से ये पता चलता है कि आपका जो बृहस्पति, क्योंकि द अक्षर जो है वो बृहस्पति रूल करते हैं, ओके, तो बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन पर है और वो आपकी लाइफ में एक ऐसा जैसे गंभीर चिंतन करने वाला और लोगों को गाइडेंस देने वाला। इवन आप देखोगे आपके पास बहुत लोग कुछ ना कुछ चीज के लिए गाइडेंस लेने आते रहते होंगे, बिकॉज ऑफ आपकी जुपिटेरियन हो रहा है। ओके, नाइस। ये एक्चुअली सच बात है, पता है। नाइस। और कोई एग्जांपल देना, किसी क्लाइंट का आपने किया हो जो एकदम सही हो। ऐसे मतलब बहुत है, आप किसी का भी नाम ले लो, मान लो आपका नाम किसी का जैसे आकांक्षा नाम है। करेक्ट। अब आकांक्षा नाम के अंदर क्या है ना, जो वॉवल्स जितने हैं, जो स्वर है, वो सूर्य से रूल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ना जब आप बोलते हो तो एक तरह की ऊष्मा होती है उनमें। तो इनके अंदर क्या है ना, एक ईगोइस्टिक एटीट्यूड आता है। जैसे अगर वॉक भी कर रहे हैं तो हमसे कोई आगे कैसे जा रहा है, तो अपनी स्पीड बढ़ा लेना। ओके, और छोटे छोटे आर्गुमेंट्स में मतलब उनको विन करने की कोशिश करना। रिलेशनशिप में भी ईगो के कारण ही इनके रिलेशनशिप फेल होते हैं। ओके, अहंकार। अहंकार तो इन जनरल भी बुरा ही। और मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा है चीजों को लेके, इनको बहुत जल्दी लगता है अच्छा ठीक है अब इतने ना मेरी बेइज्जती कर दी, इससे तो बात ही नहीं करनी। ओके, इतना मतलब अग्रेसिव। ये थोड़ा न्यूमरोलॉजी टच करें। नंबर्स का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है? देखो जितने नंबर है न्यूमरोलॉजी के अंदर वो सारे किसी ना किसी ग्रह से रूल्ड होते हैं। ओके, तो जिस ग्रह का जो नंबर होता है उसका बहुत इफेक्ट आपके जीवन पे पड़ता है, क्योंकि जिस डेट में आपका बर्थ हुआ होता है वो साइकिक नंबर कहलाता है। यानी आपकी सोचने समझने और एक्शन जो आप कर रहे हो उस पे बहुत ज्यादा गवर्नेंस उस प्लेनेट की होती है। नंबर वही ले रहे हैं ना, 0 से लेकर 9 तक? यहाँ पे जीरो को नहीं लिया जाता, एक नंबर से। अच्छा, 1 से 9 तक। एक से लेके 0 कंसिडर नहीं होता। तो एक नंबर जो है वो सूर्य का है, और सूर्य क्या है, किंग है। तो ऑलवेज लीडरशिप का एटीट्यूड ये एक नंबर से आता है। आप एक नंबर वालों को देखो, हर काम में आगे रहेंगे, कोई काम करना सबसे पहले हम करेंगे, ये क्योंकि वो उनके अंदर ऑटोमेटिकली लीडर वाली क्वालिटी होती है। ये 1 नंबर बर्थ डेट से एसोसिएट किया जाता है। हाँ, मान लो कि एक नंबर 1 तारीख का बर्थ है, ओके, 10 तारीख का बर्थ है। अच्छा ऐड कर रहे हैं 1 + 0। 10 तारीख का बर्थ है तो एक हो गया है ना। या आप मान लो किसी का 29 का बर्थ है, करेक्ट। सॉरी 29 का 28। 28 का बर्थ है, तो उसका एक नंबर बन जाएगा। तो इस तरह एक नंबर जिस भी फॉर्म में आएगा, अब वो किस योग से आ रहा है। जैसे 28 के अंदर जो एक आ रहा है वो 2 और 8 के योग के 8 आ रहा है, तो उसका थोड़ा सा नेचर अलग हो जाएगा। ओके, एन का जो एक आ रहा है उसका थोड़ा अलग हो जाएगा और एक जो आ रहा है उसका अलग होगा। बट प्रोमिनेंसी ये रहेगी कि एक लीडरशिप वाला एटीट्यूड रहेगा, ओके। क्योंकि सूर्य का नंबर है वो। प्रभाव कह सकते हैं कि जिसका 1 है उस पे प्रभाव उसका ज़्यादा। मूलांक जिसे हम कहते हैं ना, मूलांक जिसे कहते मूलांक एक, और मूलांक यदि 2 हो किसी का तो चंद्रमा का उस पर प्रभाव ज्यादा रहता है। इमोशनल,
और उसको चाहिए कि ठीक है, लोगों की जितनी वो बहुत इमोशनल वैल्यूज की कदर करता है, वो चाहता है कि सामने से भी उसे उतने ही कदर मिले। और 3? 3 नंबर है जुपिटर, ओके। ज्ञान का, एडवाइसेस का, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। 4 नंबर है राहु का, तो जैसे अभी हमने डिस्कशन किया था राहु के बारे में, बहुत अच्छे थिंकर होते हैं 4 नंबर वाले। 4 नंबर वालों के साथ एक इशू हमेशा आता रहता है, इनके गैजेट्स फ्रिक्वेंटली खराब होते रहते हैं। अच्छा, ओके। जैसे चार्जर ऑलवेज कभी वायर नहीं मिल रही, कभी वायर खराब हो रही है। मोबाइल स्पीकर कभी खराब हो गया, कभी माइक खराब हो गया, कभी जैक खराब हो गया। मतलब गैजेट से ही रिलेटेड। हाँ। 5? 5 नंबर आता है मरकरी से। तो मरकरी क्या है, चाइल्डिश नेचर का प्लेनेट है, तो उनको क्या है, हर बात में जॉयफुलनेस चाहिए, मजाक करने की आदत, प्लेफुल रहना, एंड गेम्स को लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहना। जैसे आप देखोगे 5 नंबर वाले जो लोग होंगे, वो बड़े भी हो जाएंगे बट गेम खेलते रहेंगे। ओके। किसी ना किसी तरह की गेम खेलना उनको बहुत पसंद होता है। गॉसिप्स करना, चुगलियाँ, मतलब कुछ कम्युनिकेशन बोलते ही रहना, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। बातूनी एक तरीके से। बातों नहीं कह लो, वो रुकेंगे नहीं। ओके। उसे शांत बैठाना, उन्हें अपने जैसे बच्चों को शांत बैठाना जो बड़ा टास्क होता है, चंचल कह सकता है। चंचल कह सकते हो। 6 की अगर बात करें तो? 6 नंबर शुक्र से रूल होता है, तो जिस तरह शुक्र अपनी चीजों को लेकर पर्टिकुलर होता है, बहुत अच्छा माइंड होता है इन लोगों का, एक्सीलेंट होते हैं, एस्थेटिकनेस बहुत ज्यादा होती है इनके अंदर, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है। ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है। ओके। क्योंकि शुक्र क्या है ना, शुक्र जो है फैशन का कारक है। वो शुक्र को है कि ठीक है, मैं एक एलिट वे के अंदर मेरा प्रोजेक्शन होना चाहिए। 7th नंबर कैसा है? 7 नंबर आपका केतु का है, और केतु क्या है ना, इमोशनल डिटैचमेंट की बात करता है। वो ज्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं होगा, आप कह लो कि इजीली कनेक्ट नहीं होगा, और अपनी एक इमेजिनरी दुनिया, मिस्टीरियस दुनिया में रहेगा। नहीं तो कई लोगों को हम कहते हैं ना, खोए खोए रहते हो आप, तो 7 नंबर वालों के साथ बहुत ज्यादा होता है। ओके। हाँ, थोड़ा एंजाइटी इश्यूज ज्यादा होना, बट ये है कि इनके जो माइंडसेट है काफी स्पिरिचुअल होता है। जैसे सोसाइटी के लिए सेल्फ सेंटर्ड ना होकर कुछ भी करने का जो एटीट्यूड है, वो 7 नंबर वालों के लिए आता है, या जिसे हम कहते हैं ना कि निष्काम कर्म की भावना, वो 7 नंबर वालों के अंदर बहुत रहती है। वैसे ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है निष्काम कर्म का। बहुत ब्यूटीफुल कौन, क्योंकि केतु ओरिएंटेड है ना इनका, ठीक है यार, समाज की भलाई हो जाए, समाज में हम भी आते हैं, हमारी भी हो जाएगी। 8 की अगर बात करें तो? 8 नंबर आता है शनि से। बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं, काम कोई भी प्लान करना हो उसके लिए बहुत अच्छे लोग होते हैं। ऑलवेज इनका जीवन में ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर्म के अंदर रहता है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफॉर्मेशंस इनकी लाइफ में आते रहते हैं। साथ में वर्कलोड लेने की आदत, चीजों को ओवरथिंक करने की आदत बहुत होती है। मतलब 7 नंबर वालों को आप बड़े आराम से, 8 नंबर वालों को आप बड़े आराम से पहचान लोगे कि ऑफिस के अंदर तो बहुत फालतू वर्कलोड ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, काम हम कर देंगे, कोई नहीं, जो उनकी उनकी हैबिट में है काम करना। दिलदार कह सकते हैं, मतलब हर बड़े दिल के लोग। दिलदार नहीं, मतलब आप ये कह लो कि उनका एक एटीट्यूड है कि उनको ना खाली नहीं बैठना, ओके। उनको काम करते रहना है। कि घर में भी बैठा है तो भी कोई ना कोई काम कर ही रहा है, लगा हुआ है। ये 8 नंबर वालों की आदत है। 9 की अगर बात करें? 9 नंबर बहुत पैशनेट नंबर है, क्योंकि मंगल रूल करता है उसे, तो चीजों को बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहना, और सडन जो क्विक प्लान्स बनते हैं ना, जैसे बहुत 9 नंबर वाला कोई फ्रेंड हो तो आप याद करो कि बहुत क्विकली वो प्लान बनाता है कि चलो अब यहाँ पे ट्रिप करते हैं, चलो अब यहाँ पे ट्रिप करते हैं। ओके। विद इन वन डे उसे आंसर चाहिए, ठीक है अभी शाम को प्लान बनाता, कल जा रहे हैं भैया सुबह। लोग खुराफाती लोग, चुल बहुत होती है शरीर। हाँ, उनको मतलब चीजें एडवेंचरस होते हैं, उन्हें एडवेंचर्स का बहुत ज्यादा शौक रहता है। तो जो बड़ी गाड़ियां हैं जैसे थार है, ये सब मंगल से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, आप ऐसे ऐसे रूट पे लेके जाते हो जो इजी रूट नहीं है। तो मंगल क्या है, मंगल को ऐसी चीजें टास्क पसंद है, ओके। तो टास्क लेने वाले लोग होते हैं।
ऑलवेज इन्हें कोई ना कोई टास्क चाहिए, खाली नहीं बैठेंगे। अब शनि वाला बंदा तो जो 8 नंबर वाला है, वो इसलिए खाली नहीं बैठा क्योंकि वो खाली बैठ ही नहीं सकता। उसे कोई ना कोई काम करने की आदत है। बट मंगल इसलिए खाली नहीं बैठता क्योंकि उसे टास्क लेना है। एक टास्क कंप्लीट है तो अब दूसरा टास्क करना है। टास्क लेना है, जल्दी-जल्दी गोल रीच करना है। जैसे होता है ना आर्मी में, देखो आप मंगल को हम आर्मी कमांडर कहते हैं। इस तरह से उनका नेचर होता है कि उनको हमेशा कोई ना कोई ऑर्डर, कोई ना कोई टास्क चाहिए। ओके। तो कैसा लगा एपिसोड? इसी तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए अपवाद को अभी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर किसी नए एपिसोड में।